जो चीज़ शॉर्ट हो रही है वो ज़मीन है और वही लेने का मौका है। जिसके पास आने वाले 20 साल में, 15 साल में, 20 साल में ज़मीन होगी, उसकी एसेट की वैल्यू ही अलग होगी। पिछले अगर हम 15 साल, 20 साल का आंकड़ा उठाएं, अगर आपने सही लोकेशन पे प्रॉपर्टी ली है तो 3 साल में लगभग प्रॉपर्टी डबल हो जाती है। और आपने 20 साल का लोन लिया और 5 साल में आपके उस प्रॉपर्टी के एसेट इतने डबल हो जाते हैं कि जितने आपने सारी ज़िंदगी की कमाई करी है वो कमाई अकेली बन जाती है। मुझे अगर आज की तारीख में रियल एस्टेट से मोटा पैसा बनाना है अगले 5 साल में इन्वेस्ट करके, तो उसका रास्ता क्या होना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप मुझे समझाइए। नंबर 1 पे ज़मीन, नंबर 1 पे ज़मीन, चाहे शहर से बाहर ही हो। चाहे शहर से बाहर ही। नंबर 2 पे प्लॉट, हम्म फ्लैट तो काटा करेंगे नहीं। फ्लैट में करेंगे नहीं। कमर्शियल में जितने लोगों ने हाथ जलाए हैं इतने दुनिया में किसी चीज़ में हाथ नहीं चला। कुछ कुछ मॉल ऐसे हो गए, लोग इन्हें ज़ॉम्बी मॉल कहते हैं। ये इतने खाली पड़े हैं, यहाँ दुकानें बंद करके लोग चले गए हैं, किराए पर कोई लेने आता नहीं है। ये मॉल करीब करीब बंद होने की हालत में, और ये वो मॉल हैं जो कभी उस शहर की शान हुआ करते थे। जितनी छोटी दुकानें थी सब बंद होती जा रही हैं खाने पीने की। जितने छोटे हॉस्पिटल डॉक्टर थे सब फेल होते जा रहे हैं। जितने छोटे आर्किटेक्ट थे सब फेल होते जा रहे हैं। आने वाले समय में बड़े बिजनेस चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? रेडी टू मूव वर्सेस अंडर कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन लेना ही नहीं चाहिए कभी भी, हमेशा रेडी टू मूव लेना। क्यों? पता लगा बिल्डर ने 2 की जगह 3 साल लगा दिए। 3 साल बाद जब आपको फ्लैट दिया, भगवान के आगे आप हाथ जोड़ते हो, हे भगवान फ्लैट मिल गया यही बहुत है। तो बीवी आप कहती हो मेरी तो सारी जिंदगी खराब कर दी आपने। श्वेता का घर देखा था कैसा था? है? हमारा साथ वाला घर देखा कितना सुंदर है, मेरे लिए तो यही घर बना था। फिर आप कहते हो भगवान बहुत मुश्किल मिला है। फिर वो भी शांत हो जाती है, उसको पता है बहुत मुश्किल मिला है। रियल एस्टेट के मार्केट में आपके एक्सपीरियंस में जो लोग करोड़पति बनते हैं और जो बर्बाद हो जाते हैं, उनके बीच का सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? प्रॉपर्टी खरीद रहे हो 1 करोड़ रुपए की, आपके पास 1.25 करोड़ रुपए हैं, फिर भी 10 लाख रुपए उस पर लोन लो। बिल्डर बैंकरप्ट हो गया, बिल्डर दिवालिया हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में बायर के साथ क्या होता है? रहने के लिए सबसे अच्छी जगह, इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छी जगह, रिटर्न के लिए सबसे अच्छी जगह है। ओवरऑल एनसीआर का भविष्य क्या नजर आता है? अगर आपको कंपैरिजन करना हो फ्यूचर के हिसाब से, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गुड़गांव सबसे बेस्ट। अगर आपके पास 3 करोड़ रुपए हो तो आप उसमें गुड़गांव में एक फ्लैट खरीदना पसंद करेंगे, या नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 1.5 करोड़ के 2 फ्लैट लेना पसंद करेंगे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। रहने के लिए घर खरीदना चाहते हैं या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके मोटा पैसा बनाना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके ही लिए है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले तरह तरह के मन में डर रहते हैं, कई सारे सवाल रहते हैं। उन सभी सवालों का जवाब आपको इसी पॉडकास्ट में मिलेगा। कौन कौन से आपके साथ फ्रॉड हो सकते हैं जिससे आपको बचकर रहना है, उनका भी जवाब मिलेगा। और साथ ही ये भी पता चलेगा, बहुत सारे लोग आजकल मार्केट में चर्चा कर रहे हैं कि रियल एस्टेट की कीमत हमारे बजट से क्या बहुत ज्यादा बाहर हो चुकी है। क्या रियल एस्टेट मार्केट में कोई बहुत बड़ा फ्रॉड, कोई बहुत बड़ा धोखा चल रहा है जिसकी वजह से ये कीमतें बढ़ती जा रही हैं? और क्या रियल एस्टेट के मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है? क्या ये इन्वेस्ट करने का सही समय है? इसे समझने के लिए हमारे साथ रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपर्ट, जिनके पास इस फील्ड का 3 दशक का अनुभव है, राकेश शुक्ल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने इंटरव्यू इतना अच्छा दिया। राकेश जी, सवाल मन में ये है कि किसी भी बड़े शहर को आप ले लीजिए, अब तो छोटे शहरों को भी ले लीजिए, टीयर 2 सिटीज को भी ले लीजिए। एक आम आदमी जो कमा रहा है, एनुअल सैलरी जो उसकी है ना, उससे 10-15 गुना तक घर की कीमतें चली गई है। यानी कि एक छोटा सा घर भी आप खरीदने जाएं तो वो आपको आपकी एनुअल सैलरी के मुकाबले 10 गुना महंगा मिलता है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि रियल एस्टेट मार्केट में ये रेट बढ़ कैसे रहे हैं? छोटे छोटे घरों की कीमत इतनी तेजी से बढ़ कैसे रही है? और क्या रियल एस्टेट के मार्केट में कोई बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है? क्या इन्वेस्ट करने के लिए समय सही है? क्या जवाब देंगे उन्हें आप? पहले तो आपका धन्यवाद करेंगे सर, आपने व्यूवर के लिए इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और कई दफ़ा किसी के समझ में आता है, किसी के समझ में नहीं आता। प्रॉपर्टी कभी भी किसी के भी रीच में कभी भी नहीं रही। जब भी किसी ने प्रॉपर्टी ली है तो पेट काट के ली है। हमेशा बुजुर्गों ने हमने ये कहा कि आधी रोटी कम खाई है, बहुत मुश्किल से मशक्क़तों से जिसकी प्रॉपर्टी बनी है वैसी बनी है। आज का जो ज़माना जो आ गया है वो ज़माना थोड़ा सा चेंज आ गया है। जैसे आपने कहा कि तनख्वाह से 15 गुना, ये आज से नहीं, अगर आप 50 साल पुराना इतिहास उठाएंगे तो भी ऐसा ही था। बल्कि पहले कमाने वाला एक आदमी होता था, खाने वाले 5 7 10 लोग, घर की पूरी फैमिली होती थी। उसी में लोग वेकेशन पे भी जाते थे।
उसी पैसे में से बचाते भी थे और उसी में से सब कुछ करते थे। आज वो ज़माना बिल्कुल जा चुका है, हर घर में जितने लोग हैं उतने कमाने वाले हैं, नहीं तो 2 तो कन्फर्म है। और फैमिली का साइज़ जो है बहुत छोटा होता जा रहा है। पहले एक फैमिली में अक्सर सुनते थे 5 बहन, 7 भाई, मासी, चाचा। मेरे को लगता है अगले 10 साल में मासी का रिश्ता ही लोग भूल जाएँगे या चाचा-ताऊ का पता भी नहीं रहेगा। जबकि पहले गिने जाते थे, मेरे 4 चाचा हैं, मेरी 3 मासी हैं। अगर 4 चाचा हैं, 3 मासी हैं तो फैमिली के आप भाई-बहन 9 हो गए। हुँ। फिर माता-पिता हो गए, फिर आपके साथ ताऊ की फैमिली भी है, चाचा की फैमिली, तो भी घर चलते थे। तो आजकल तो कमाई पहले से कई गुना ज़्यादा है। ये सोचने का और खर्च करने के तरीके का फ़र्क है। पहले जो खर्चे थे बड़े लिमिटेड खर्चे थे। अब जो खर्चे हैं, आप एक टाइम का खाना खाने जाते हो और 4000 रुपए का बिल ले आते हो और उसकी फ़ोटो इंस्टाग्राम पे लगाते हो और आप अपने आप को बड़ा अच्छा वो करते हो और पहले 4000 में पूरा घर चल जाता था। आज 4000 की ग्रोसरी का सामान करें तो लगभग 20 दिन का आपका ग्रोसरी का सामान आ जाता है और एक समय का खाने का चला जाता है। यही साइकिल समझने की है कि इसको कैसे बचाया जाए और कैसे इस प्रॉपर्टी को लिया जाए। जो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट या स्मार्ट तरीके से इसको समझ ले, ये गोल्डन चांस है। अगर इस समय प्रॉपर्टी आपने ले ली, जो आपको लग रहा है कि बूम बबल में है, फटने वाला है, या अगर आप सुबह से लेके शाम तक प्रॉपर्टी खोजने जाएँ, तो आपको आपकी मनपसंद की प्रॉपर्टी पहले दिन नहीं मिलने वाली, दूसरे दिन भी नहीं मिल, जिसके लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। और उधर से दूसरी ओर से हम सुन रहे हैं कि प्रॉपर्टी में बहुत कुछ होने वाला है। तो ये गोल्डन लाइन है, सब के सब नोट कर लें कि जिसको मौका दे भगवान, चाहे वो लोन लेके दें, चाहे किसी भी तरह से किसी फंड से मैनेजमेंट करें, प्रॉपर्टी हमेशा कर्जा लेके ही ली जाती है। जिसकी भी प्रॉपर्टी बनी है वो कर्जे के साथ बनी है। और आज की डेट में तो बहुत अच्छी ऑप्शन है बैंक, जो आपका दरवाजा भी नॉक नहीं करता और आपको घर बैठे पैसे देता है। तो अगर ये आप प्रॉपर्टी ले लेते तो आपके लिए गोल्डन चांस है। दूसरी बात ये कि एक ऐसा एसेट है जो आने वाले समय में कम होता जा रहा है। प्रॉपर्टी एक ऐसा एसेट है जो आने वाले समय में कम होता जा रहा है, बाकी सब चीज़ें बड़ी ही होती जा रही हैं। आज दुनिया का जो सबसे बड़ा आदमी, जो माइक्रोसॉफ्ट की हम बात करें, तो उसके ओनर का नाम आप बताएँगे? क्या नाम बताओ? अगर आपको ध्यान हो तो? आप जिस भी बड़े से बड़े आदमी, माइक्रोसॉफ्ट का जो बिल गे कुछ बिल है, गेट्स। बिल गेट्स। बिल गेट्स ने 75 लाख एकड़ ज़मीन अमेरिका में ली है, जो सारी दुनिया को कंप्यूटर सिखाने वाला है, सारी दुनिया को सॉफ्टवेयर का जन्मदाता है, जो एआई बनाने वाला है, वो ज़मीन में इन्वेस्ट कर रहा है। हुँ। तो सब चीज़ें बढ़ सकती हैं, बन सकती हैं, ज़मीन नहीं बन सकती। ज़मीन घटती चली जा जो रही है। ज़मीन भगवान ने बना दी, जो ब्रह्मा जी ने बना दी, वो उतनी की उतनी रहनी है, कभी नहीं बढ़ सकती। हुँ। और नए-नए हाईवे आ रहे हैं, नए-नए मार्केट आ रही हैं, नए-नए इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं, नए-नए इंडस्ट्रियल एरिया आ रहे हैं, नए-नए सेक्टर बसते जा रहे हैं। तो कम क्या हो रहा है? ज़मीन। जो चीज़ शॉर्ट हो रही है वो ज़मीन है और वही लेने का मौका है। जिसके पास आने वाले 20 साल में, 15 साल में, 20 साल में ज़मीन होगी, उसकी एसेट की वैल्यू ही अलग होगी। और एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है हमारे समाज में, जिसको लोग देख ही नहीं रहे। लोग दिमाग लगा रहे हैं मेरे पास गाड़ी लग्जरी होनी चाहिए, मेरे पास पूल होना चाहिए, मेरी सोसाइटी में ये होना चाहिए। आने वाला जो इससे बहुत बड़ा चैलेंज है, जो हमारे बुजुर्गों ने 100 साल पहले भांप लिया था और वो उसी दिनचर्या में चलते थे। जो खाने पीने के, जो आपको ऑर्गेनिक नाम पे बेचा जा रहा है, आज आपको प्योर दूध नहीं मिलता। नहीं मिलता। जितने आपकी दूध की लागत है उतने आपके वहाँ जानवर भी नहीं है। आपको प्योर खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, आटा नहीं मिलता। पहले बुजुर्ग हमारे गेहूं छांट के लाया करते थे, हुँ। पूरी मंडी में घुमा करते थे और देखा करते थे कौन सी गेहूं अच्छी है, और उस गेहूं को पानी में भिगो के रखते थे ताकि उसकी गर्मी की तासीर निकल जाए, वो ठंडी हो जाए। सब्जियां घर पे बीज, आजकल तो कितनी खाद, कितनी दवा, हम जहर खाए जा रहे हैं। तो जिसके पास जमीन होगी वही अपनी जमीन में कुछ उपजा पाएगा और वही स्वस्थ रह पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आने वाले समय का है। जो लोग इस बात को भांप रहे हैं, वो सब चीजें छोड़ के अपनी जमीन में एसेट्स में पैसे लगा रहे हैं। और जो इस चीज को नहीं भांप रहे, जो गांव से निकल के आ रहे हैं, वो आने वाले समय को में फेस करेंगे। इस बात को याद रखें हुए। आपने ज़मीन की बात की, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आपसे ये पूछूँगा कि फ्लैट में इन्वेस्ट करें या प्लॉट ले उसमें इन्वेस्ट करें, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने कहा कि कर्ज़ा लेकर ही मकान बनता है। 25 साल, 30 साल का होम लोन लोग ले रहे हैं और सबसे कॉमन सवाल घर खरीदने से पहले जो कोई पूछ रहा है वो ये है कि जॉब सिक्योरिटी तो है ही नहीं। आपकी नौकरी कल रहेगी या नहीं रहेगी, ये तो आपको पता नहीं है और उसी नौकरी के बेस पर आप 25 साल का, 30 साल का लोन उठाने जा रहे हैं। तो वो घर खरीदने से पहले मन में ये सवाल तो आता है। देखो, आपका सवाल बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है। जो आपने कहा जॉब की सिक्योरिटी नहीं है,
अब इस बात पे थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। जॉब की सिक्योरिटी किसकी नहीं है? पहले इस बात को समझ लो कि जॉब की सिक्योरिटी किसकी नहीं है। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया, कभी आपके आजू बाजू कोई समोसे वाला या कोई चाट पकौड़ी वाला फेमस है? हुँ, किसी का भी नाम लो। हुँ, और उसी के बगल में दो चाट वाले और बैठे हैं, बिल्कुल। तो जिसके पास आप समोसे वाले के पास जाते हो, उसके पास ज्यादा भीड़ क्यों होती है? बस हुँ, उसका रीजन बता दो, मैं आपको जवाब देता हूँ। उसका टेस्ट? और इसके अलावा मैं बताता हूँ। हुँ, एक समोसे वाला है, आईजी कॉलेज के बाहर खड़ा होता है, उसके पास नंबर भी 15 मिनट बाद आता है। हुँ, और बाजू वाला समोसे वाला जो है वो 10 रुपए का देता है, ये भी 10 रुपए का देता है, हो सकता है आज 15 का हो गया हो। वो ये भी 15 का देता है, वो भी 15 का देता है, लेकिन इसके पास नंबर भी 15 मिनट में आता है, वो बाबूजी भी आपको कहता है, हुँ, फिर भी उसका नहीं बिकता। एक और बगल में बैठा है, उसके पास भी नहीं बिकता। ये जो 15 रुपए का आपको समोसा दे रहा है, ये साथ में चटनी ऐसी दे रहा है कि आपको खाने में टेस्ट आए, जो आपने टेस्ट की बात करी। दूसरी बात, क्वांटिटी इतनी दे रहा है कि आपका एक समोसे में पेट भर जाए। क्या उसको चटनी की कीमत इतनी ज्यादा है? नहीं। तीसरा नंबर, उसने नमकीन पानी, जिसको हम चरचरा गोलगप्पे का पानी कह देते हैं, उसका उसने कैंपर भर के रखा हुआ है कि जितना जिसको पीना है गिलास रखे पी लो। चटनी के लिए जग भर के रखा हुआ है। तो लोग 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर से समोसे खाने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? आईजी कॉलेज वाले के पास जा रहे हैं। हुँ, इतने रुपए का समोसा नहीं है जितने रुपए का तेल फूक देते हैं। और जो बाजू वाले बैठे हैं, उनके पास ग्राहक ही नहीं है। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है? यही आपकी जॉब। जो आदमी अपने काम में कुछ एक्स्ट्रा चीज देगा, हुँ, चाहे वो चटनी ही है, चाहे वो पानी ही है, हुँ, इसी तरह जहां पे आप अपनी जॉब कर रहे हैं, अगर आप अपनी जॉब को ये समझ गए कि मैं जॉब नहीं कर रहा, ये मेरा खुद का काम है, मैं इसको बेटर कैसे कर सकता हूं, तो आपकी जॉब को कोई खतरा नहीं है। आप अपनी जॉब में एक्स्ट्रा देंगे। आप ये मत समझेंगे मैं सुबह 10 बजे आया और 5 बज गई, पढ़ना भाई अब तो 5 बज गई, अब तो मैं काम नहीं करूंगा। अगर ग्राहक आपके सामने आपके बैठ गया और ग्राहक आपके मालिक को आगे तारीफ करता है कि मुझे यही सेलमैन चाहिए, मुझे, तो जब आप कंपलसेशन बन जाओगे किसी भी कंपनी के लिए, तो आपकी जॉब को खतरा नहीं है, मालिक को खतरा है कि ये आदमी जॉब छोड़ के चला गया तो मेरा क्या होगा। और दूसरी बात, अब आप जॉब की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, आप टाइम से चल रहे हो, 10 बजे जा रहे हो, 5 बजे वापिस भाग रहे हो। तो जब भी कोई ऐसी कोरोना की स्थिति या कोई भी स्थिति आएगी, तो सबसे पहले आपका नंबर आएगा। तो जॉब आपको अपनी खुद संभालनी है। प्रॉपर्टी तो जब आप कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो जब तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। जब आप किसी को देने के लिए तैयार नहीं, जो आदमी किसी को कुछ देता है वही बड़ा होता है, जो आदमी लेता है वो छोटा। आज छोटे से छोटे काम, आपकी गली में एक सब्जी वाला घूमता है, आप उसको क्या बोलते हो? सब्जी जो बेचता है, हुँ, क्या बोलते हैं उसको? सब्जी वाला। हुँ, एक दूध वाला घूमता है, क्या बोलते हो? दूध वाला। वो देते हैं, तो उनको देने वाला। जिस दिन आप लेने की कोशिश करो, दुनिया आपसे भागनी स्टार्ट हो जाएगी। जिस दिन आप देने की कोशिश करो कि मैं सामने वाले की जिंदगी में कैसे बेहतर कर सकता हूं, आपकी जॉब को तो छोड़ो, आपको दुनिया लाइन में खड़ी होगी, भाई ये बंदा मुझे चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि 25 साल, 30 साल का होम लोन कोई फाइनेंशियल ट्रैप नहीं है, फँस नहीं जाएँगे आप सर, उसमें। ये तो गोल्डन चांस है। भगवान ने आपको 7% पे लोन दिया हुआ है। आज बाजार में 2 टका में पैसे नहीं मिलते, जो 24% से ऊपर का इंटरेस्ट बनता है। और दूसरी बात, 2 टका देने वाला तीसरे दिन दरवाजा खटखटा देता है, अरे भाई तूने पैसे नहीं दिए। पता नहीं कितनी बेइज्जती, कितना। अगर आप किसी रिश्तेदार से ले लो, तो रिश्तेदारी में जाने में शर्म आने लग जाती है। अगर आप उसके घर फंक्शन में, अरे उसने तो पैसे देने हैं, कि ऐसे मुंह मिला लेगा। हुँ, बैंक तो एक आपका बहुत बड़ा एसेट्स बनाता है, आपकी वैल्यू क्रिएट करता है। अगर आपकी बैंक की ईएमआई सही समय से देते हो, तो बैंक आपकी वैल्यू क्रिएशन करके आपकी सिविल अच्छी कर देता है। अगर आज आप 2 करोड़ के लिए एलिजिबल हो, तो 5 साल बाद आपको 4 करोड़ रुपए के लिए एलिजिबल कर देता है। हुँ, और कभी आपसे आगे पूछता नहीं। और प्रॉपर्टी की जो एप्रिसिएशन होती है, अगर हम 5 साल की बात करें, तो आजकल पिछले, अगर हम 15 साल 20 साल का आंकड़ा उठाएं, अगर आपने सही लोकेशन पे प्रॉपर्टी ली है, हुँ। तो 3 साल में लगभग प्रॉपर्टी डबल हो जाती है। 3 महीने होती, 4 में हो जाती है। और आपने 20 साल का लोन लिया और 5 साल में आपके उस प्रॉपर्टी के एसेट इतने डबल हो जाते हैं कि जितने आपने सारी जिंदगी की कमाई करी है, वो कमाई अकेली बन जाती है। अगर तो आप कहो तो मैं डिटेल में बता सकता हूँ। लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि ये कीमतें जो बढ़ रही है, इन्हें खरीदने वाला कोई मिलेगा भी क्या? पहले तो 5-7 करोड़ के मकान सुनते थे, अब तो आप जिस मार्केट के एक्सपर्ट हैं गुड़गाँव के, वहाँ तो 50 करोड़ और 100 करोड़ के मकान बिक रहे हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि 100 करोड़ के मकान में 100 करोड़ वाली बात क्या है और ये एप्रिशिएट होके क्या 200 करोड़ का हो जाएगा कल को? देखो, तब खरीदेगा कौन इसे? आप ये क्वेश्चन किसके लिए पूछ रहे हैं? हुँ, अगर हम 100 करोड़ की बात करें, तो आप अरालिया, मैग्नोलिया, कमेलिया, अडालिया वहां पहुंच जाते हुँ, हैं।
तो उसकी एक्सप्लेनेशन किसको चाहिए? उसकी एक्सप्लेनेशन उसको चाहिए जो 100 करोड़ रुपए का घर खरीदने की बात कर रहा है। हुँ, जो आदमी 100 करोड़ रुपए का घर खरीद रहा है, वो घर नहीं खरीद रहा, वो उसका ड्रेस खरीद रहा है। प्रॉपर्टी में ड्रेस की वैल्यू होती है, एड्रेस की वैल्यू होती है। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो 2 चीज़ें देखी जाती हैं। पहला नंबर आपकी ड्रेस, दूसरे नंबर पे आपका एड्रेस, कि आप कहाँ से हैं? मैं ड्रेस जीके और से। एड्रेस। ड्रेस और एड्रेस। हुँ, अब मान लो आपने बहुत बड़ा उदाहरण ले लिया, हरा लिया मेरे को। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। आपने कहीं पे 500 गज का घर ले लिया और पता लगा उस 500 गज के घर के साथ शमशान घाट आ गया। हुँ, तो जो प्लॉट आपने 500 गज का लिया, उसकी कीमत थी 1 करोड़ रुपए। तो क्या उसकी कीमत क्या रह जाएगी शमशान घाट आने के बाद? खत्म। खत्म। तो क्या उस प्लॉट में कमी थी या पैसे में कमी थी? लोकेशन में गड़बड़ थी। लोकेशन में। अब उसी 500 गज में आपके साथ वाला अमिताभ बच्चन ने घर ले लिया, तो आपके घर की वैल्यू क्या है? डबल हो जाएगी। डबल हो सकता है और भी बढ़ जाए। अब पता लगे अमिताभ बच्चन ने तो ये वाला लिया, पीछे वाला अनुपम खेर ने ले लिया, तो क्या वैल्यू हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। और बढ़ जाएगी। तो जो 150 करोड़ का फ्लैट है, वो इसी बात की वैल्यू कि आपका पड़ोसी कौन है। हुँ, वो फ्लैट के पैसे नहीं है, उस फ्लैट के अंदर डीएलएफ जो है आपको कोई भी काम नहीं करा के देती, ना प्लास्टर करा के देती, ना फ्लोरिंग करके देती, ना डोर लगा के देती, ना सैनिटरी वेयर देती, ना किचन देती। ये कितने वाले मकान के बारे में पूछ रहे ये हैं? हम 150 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, जिसकी कमेलिया की बात, जो आपने 100 करोड़ उसमें रुपए कुछ का, नहीं मिलता अंदर। कुछ भी नहीं मिलता। उसका इंटीरियर करने के लिए कौन लोग आते हैं? गुची, वर्साचे, ऐसे ऐसे ब्रांड आते हैं जिनका नाम ही बहुत बड़ा है, जो 30 से 35 करोड़ रुपए उसके इंटीरियर के लिए जाते हैं। तो ये कंपैरिजन सबके लिए नहीं है, ये वो क्लास ही अलग है। वो जब आप सुबह पार्क में घूमते हो तो आपके साथ बाजू वाला फ्लैट कौन है? ये ओयो का मालिक है, हुँ, रितेश अग्रवाल है। ये कौन है? ये कपूर साहब हैं। कौन से कपूर साहब हैं? जो परफ्यूम बनाते हैं, लवकेश कपूर। हुँ, सुप स्लीपवेल करके उनके गद्दे आते हैं। ये साथ वाला कौन है? हरबंस महाजन है। इसके गन है, इसकी 300 शोरूम है गोल्ड के। तो आपको वैसा एड्रेस मिलता है, आपको वैसे साथी मिलते हैं, हुँ, आपको सोचने का विजन वैसा मिलता है। आपको एक बहुत बड़ा जब भी किसी बंदे को इस साइज का लेने का मौका मिले और उसकी क्रेडिबिलिटी हो, पैसे नहीं है, आपके पास पैसे हैं और आप जाके वहां शिफ्ट हो जाओ, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपका वैसा विजन हो, आप वैसे कॉन्सेप्ट में हो, तो आपको मौका कभी नहीं चूकना चाहिए। ठीक। जिस आदमी के पास जितने पैसे हों, उसको अपने काम से रिलेटेड चाहे बॉम्बे भी जाके शिफ्ट होना पड़े, वो भी एक समझदारी की बात है। मुझे अगर आज की तारीख में रियल एस्टेट से मोटा पैसा बनाना है अगले 5 साल में इन्वेस्ट करके, तो उसका रास्ता क्या होना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप मुझे समझाइए। मान लीजिए मेरा बजट ठीक-ठाक है। 2, 3, 4 करोड़ रुपए का बजट है किसी का बिल्कुल। और वो 5 साल में अगले इस पैसे से मैक्सिमम रिटर्न कमाना चाहता है। क्या होना चाहिए उसका? ये ना आपका जो क्वेश्चन है खाली पैसे को लेके है। हुँ। आपने कहा कि रियल एक तो वो आदमी है जिसे रहने के लिए घर चाहिए। एक वो है जो रियल एस्टेट से पैसा कमाना चाहता है। मैं दोनों के लिए प्रश्न है, मैं रहने वाले के लिए अलग, कमाने वाले के मैं लिए अलग। आपकी बात पे आता हूँ। हाँ। ये ना आपका इंटरेस्ट के ऊपर खेल है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। हुँ, मान लो आप फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं, हुँ, तो आपको फिल्म इंडस्ट्री के आसपास प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करनी चाहिए, लेकिन अच्छी लोकेशन पे करनी चाहिए। अच्छी लोकेशन इस देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह है। हुँ, हर शहर में, जिस शहर में आप रहते हैं, हर जगह की अच्छी लोकेशन होती है, हर जगह की बुरी लोकेशन होती है। मान लो आपका जो जो पैशन है वो हॉस्पिटल में है, आप काम कुछ और करते हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट है, आपने मेडिकल करा, नीट करा और आप नहीं तोड़ पाए, लेकिन आपका इंटरेस्ट पूरा मेडिकल में है। तो आपको बहुत बड़े हॉस्पिटल के आसपास, जहाँ मेडिकल हब हो, मेडिकल टूरिज्म हो, वहाँ लेनी चाहिए। हुँ, वहाँ की अच्छी लोकेशन लेनी चाहिए। मान लो आपका काम कुछ और है, आप किसी एग्रीकल्चर में आपका मन करता है, आप एग्रीकल्चर में आपका माइंड बहुत अच्छा चलता है, तो आपको एग्रीकल्चर ज़मीन ही लेनी चाहिए, शहर में नहीं जाना चाहिए। अब आप पूछो क्यों? हुँ, कि मुझे तो इन्वेस्ट करने हैं, मुझे पैसे बढ़ाने हैं, मुझे एग्रीकल्चर से क्या करना? हुँ, हाँ, सबका सवाल। बिल्कुल। तो ये सवाल गलत है। क्यों गलत है? मैं इसको विस्तार से समझाता हूँ। जिस आदमी का जिस काम में इंटरेस्ट होता है, वैसा ही उसका अंपायर होता है, वैसा ही उसका सोचने का विजन होता है, वैसे ही उसके रिलेशन होते हैं और वो उस काम को वो और भी बेहतर कर सकता है। हुँ, मान लो आप एग्रीकल्चर में चले जाते हो, जो सबसे लोएस्ट काम है। हुँ, एग्रीकल्चर में ऐसी-ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ें जो विदेशों से डिमांड है, जो हमारे किसान भाइयों को पता ही नहीं है। उनका विज़न ही नहीं है, वो सुबह से लेके शाम तक खेती में खपे हुए हैं। तो आपको खेती में खपना नहीं है, आपको ज़मीन लेनी है और उस ज़मीन में आपको क्या बीजना है?
आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे जो एक्सपेक्टेशन है वो सोयाबीन में है, वो धान में है, वो ड्राई फ्रूट में है, वो खजूर में है, जिस चीज़ में, तो उस ज़ोन में जहाँ वो ज़मीन पैदा होता है, हुँ, जहाँ वो फसल पैदा होती है, जो आपका इंटरेस्ट है। हुँ, आपके दुबई बहुत अच्छा वो है और आपको पता लगता है कि मैं दुबई चावल बेच सकता हूँ, तो आपको चावल वाली ज़मीन लेनी चाहिए। हुँ, आपको लगता है जी मेरा सोयाबीन में बहुत अच्छा है और सोयाबीन हमारी वहाँ पे एक्सपोर्ट होती है, तो वहाँ लेना चाहिए। आपको लगा मेरा ड्राई फ्रूट में बहुत इंटरेस्ट है, तो जहाँ ड्राई फ्रूट पैदा होता है कश्मीर लेनी चाहिए। तो जो चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, मैं खाली एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा। अगर आपका मेडिकल में है तो मेडिकल में लेना चाहिए, रियल एस्टेट में है तो रियल एस्टेट में जाना चाहिए, जहाँ बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अगर आपका किसी कैटरिंग, मान लो हलवाई के काम में इंटरेस्ट है, तो जहाँ कैटरिंग इंडस्ट्री है वहाँ जाना चाहिए। हुँ। तो जिस इंडस्ट्री में, मान लो आपका प्लास्टिक के दाने में, तो जहाँ प्लास्टिक की इंडस्ट्री है, तो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जब आप अपने पैसे को वहाँ इंटरेस्ट करेंगे, तो दुनिया के पैसे तो पूरे भी डबल भी नहीं होंगे, आपके पैसे 10 गुना हो जाएँगे। क्यों हो जाएँगे? आपका सोचने का विज़न वही, आपका एम्पायर वही। आप उस जगह को भले ही रेंट पे भी दो, तो उससे भी बेहतर दे सकते हो। मान लीजिए कोई आदमी नौकरी पेशा आदमी है, नौकरी करता है, कोई दुकान चलाता है, कोई बिज़नेस करता है। अब इसके सामने एक क्वेश्चन है कि रहने के लिए तो घर लेना है वो एक अलग प्रश्न है, मैं तो रियल एस्टेट से पैसा बनाना चाहता हूँ। मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं शहर में रहता हूँ, ज़मीन ख़ास यहाँ पर बची नहीं है। ये मेरे पास ऑप्शन है या तो मैं किसी सोसाइटी में अच्छा फ्लैट खरीद लूँ, या तो एक दुकान खरीद लूँ और बहुत कोशिश करी तो शहर से थोड़ी दूरी पर एक प्लॉट खरीद लूँ। आपको अगर ये ऑप्शन मिले, तो आप इन तीनों में से 1, 2, 3 किसे रैंक करेंगे? नंबर 1 पे ज़मीन, नंबर 1 पे ज़मीन चाहे शहर से बाहर ही हो। चाहे शहर से बाहर ही है। नंबर 2 पे प्लॉट, हुँ, फ्लैट तो काटा, करेंगे नहीं, फ्लैट में करेंगे नहीं। करेंगे। दुकान में? अभी हमने आपको बताया कि ये नीड के ऊपर खेल है। आपने कहा मेरी जॉब है। हुँ, मेरे दुकान का कोई सपना नहीं। हुँ। ना मेरे बच्चों ने दुकान करनी, ना मैंने दुकान दुकान करनी, ना ही मेरे वाइफ ने दुकान करनी। तो आपके लिए दुकान लेना बिल्कुल सरासर लेकिन गलत लोकेशन अच्छी हो तो दुकानें अच्छी चलती हैं और किराए अच्छे मिलते हैं। है। ये बात ना दूसरों के लिए अच्छी लगती है। हुँ, हमेशा दूसरे की थाली में घी ज़्यादा नज़र आता है। हुँ। जो अच्छी दुकानें चलती हैं, वो कभी मिलती नहीं है। जो अच्छी दुकान चल रही है, आपको क्यों देगा? कमर्शियल में जितने लोगों ने हाथ जलाए हैं, इतनी दुनिया में किसी चीज़ में हाथ नहीं चले। अच्छा। अब आप उदाहरण दोगे जी फलानी जगह है, किसी भी जगह का नाम ले लो, आप सबसे अच्छी मार्केट गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा या जिस शहर से आप आते हैं, किसको मानते हो? आप बताओ, आप नाम बताओ। कोई भी मार्केट आप ले लीजिए, आप नोएडा में ले लीजिए, सेक्टर 18 के आसपास इतनी शानदार सेक्टर मार्केट 18 है। अट्टा चौक ले लो, हाँ, अट्टा मिले। तो जो अट्टा में सबसे अच्छी दुकानें चलती हैं, हाँ। वो दुकानें कभी अवेलेबल ही नहीं होंगी। वो तो नहीं मिलेंगी आपको। कौन से मिलेंगी? आपको अट्टा दिखा के दूसरा मॉल दिखाया जाएगा हुँ। कि भाई साहब ये जैसे अट्टा चलता है उससे भी ज़्यादा चल जाएगा, चल जाएगा। चला हुआ नहीं है। चला हुआ नहीं है। चली हुई चीज़ तो आपको मिलेगी नहीं, वो आपको स्वप्न दिखाया जाएगा। स्वप्न तो कभी भी टूट सकता है। लेकिन शहर बहुत तेज़ी से एक्सटेंड हो रहे हैं ना, फैलते चले जा रहे हैं उनका, एक्सपेंशन होता चला जा रहा है। तो जहाँ एक्सपेंशन हो रहा है, जहाँ बड़ी आबादी रहने के लिए आ रही है, वहाँ पर चीज़ों की ज़रूरत भी है, वहाँ पर दुकानें भी अच्छी चल रही हैं। वहाँ इन्वेस्ट करना भी समझदारी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं है? बिल जो दुकान की बात करो तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी दुकान की नीड है, मान लो आपका स्वीट्स का काम है, हुँ, आपको अच्छी लोकेशन की, आपको पता है, कोई भी कमर्शियल चलने के लिए कमर्शियल लोकेशन पे कमर्शियल नहीं चलता। चांदनी चौक जगह, कनॉट प्लेस जगह, भागीरथ पैलेस, ऐसी-ऐसी मार्केट दिखा दूँ, जहाँ पे एक ठेला लगाने वाला 30,000 रुपए आपको बाहर खड़ी करने के देता है और वहाँ भी बहुत दुकानें ऐसी दिखा दूँ जो बंद पड़ी होती हैं। कमर्शियल हमेशा जो चलता है, वहाँ की पॉपुलेशन से चलता है हुँ, कि यहाँ कितनी पॉपुलेशन आएगी, हुँ, कितनी अवमगन रहेगी, कितने लोग बाहर से आएँगे, हुँ, कितने लोगों की जो घर खरीद रहे हैं, उनकी पेइंग कैपेसिटी क्या है? ये सारा एनालिसिस के ऊपर चलता है और जो आदमी दुकान खरीदना चाह रहा है वो अपने पैसे को देख रहा है कि मुझे 2 करोड़ रुपए लगाने हैं और जिस कंसल्टेंट ने उसको समझा दिया वहां लगा देने हैं। अट्टा चौक जैसी मार्केट बन जाएगी। अरे भाई, अट्टा से मार्केट से पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे तो एनालिसिस से मिलेंगे कि कितने लोग आ रहे हैं, कितनी रेजिडेंशियल फैमिली आ रही हैं, क्या उनकी पेइंग कैपेसिटी है, किस कोस्ट के घर आ रहे हैं। पता लगा वहाँ जे कॉलोनी बन रही है हुँ। जिसकी पेइंग कैपेसिटी 20 रुपए। अब आपको गोलगप्पे 20 रुपए भी मिल जाते हैं, 20 गोलगप्पे 100 रुपए भी मिल जाते हैं और किसी 5 स्टार में जाओ 500 रुपए भी मिल जाते हैं। हो सकता है 500 वाले में मजा भी ना आए, 20 वाले में मजा भी आ जाए। वो अक्सर होता भी ऐसा ही है। होता भी ऐसा ही है। लेकिन पेइंग कैपेसिटी, क्या 500 वाले को, 20 वाले का हमेशा सपना रहता है मैं 500 वाले खाऊं, क्या 500 वाले को भी 20 वाले में खाते देखा है? तो ये पेइंग कैपेसिटी पूरी एनालिसिस का तरीका है। ये किसी को देख के लेने का तरीका नहीं है। अपनी ज़रूरत को समझो कि आपका इंटरेस्ट किस में है।
मान लो आप हलवाई का काम नहीं करते, आप जॉब करते हो हुँ, और आपका हलवाई में बहुत इंटरेस्ट है, तो आपको दुकान ले लेनी चाहिए। हुँ, क्यों? आपको पता है इस दुनिया में कौन-कौन से हलवाई अच्छे हैं। हुँ, कौन सा हलवाई है जिसको मैं दुकान दे सकता हूँ ये, जो हुँ, यहाँ बैठ के कब पैदा कर सकता है। हुँ, आप खाली नाम के पीछे मत जाए कि ये हल्दीराम है, हल्दीराम तो आपके पास आएगा ही नहीं। हुँ, आप बीकानेर है, बीकानेर तो आपके पास आएगा ही नहीं। तो आप जिस साइज़ की दुकान ले रहे हो, उसको जो साइज़ चाहिए वो आपका बजट ही नहीं है। जो बीकानेर को साइज़ चाहिए या जो हल्दीराम को साइज़ चाहिए, तो आपका बजट ही नहीं है। आपके बजट के हिसाब से छोटा आएगा नहीं, छोटा चलेगा नहीं। तो आप क्या करोगे उस दुकान का? तो आपको पूरी जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको उसकी पूरी नॉलेज होती है। चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो कैटरिंग हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे वुडन इंडस्ट्री हो, जो भी इंडस्ट्री हो। कुछ लोगों के मन में ऐसी धारणा है कि कुछ दुकानें तो हमेशा चली जाती है, जैसे कि ग्रोसरी स्टोर, सुपरमार्केट, मेडिकल का जो फार्मेसी है, ये सब तो चल ही जाता है। आपको लगता है ये बात ठीक है कि दुकान ले ली, एक मेडिकल स्टोर बना दिया, ग्रोसरी स्टोर बना दिया, ये तो चल ही जाएगा? मुझे लगता था पहले ऐसा, पर हाँ, अब ऐसा नहीं लगता। नहीं लगता। क्योंकि आज की डेट में इतने ऑनलाइन पोर्टल आ गए हैं। हुँ, जो ग्रोसरी वाला जो सामान आपको ग्रोसरी की दुकान पे जाके दे रहा है, उससे सस्ता तो ब्लिंकिट आपके घर पे दे रहा है। ऐसी मेडिकल की बहुत सारी एजेंसियाँ जो मेडिकल दवाई आपको वहाँ मिल रही हैं, उससे ज़्यादा डिस्काउंट पे आपको घर मिल रही है। अब टाटा ने 1 mg करके निकाल दिया और बहुत सारे ब्रांड ने निकाल दिया, अपोलो ने निकाल दिया। तो जो मेन रोड पे इतनी महँगी-महँगी दुकान लेके बैठे हैं, जिस दुकान का किराया ही 4 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, तो उसकी कीमत उसी से एडजस्ट होती है। और जो पीछे ऑनलाइन वाला बैठा है, वो किराया ही 4,000 रुपए दे रहा है, किसी गली के कोने में बैठा है और आपको 10 मिनट में सर्विस दे रहा है और 10,000 रुपए का उसने लड़का रखा हुआ है और 10-10 हज़ार के 4 उसने लड़के रख लिए। तो वो तनख्वाह दी 40,000 रुपए, 5,000 रुपए दुकान का किराया दिया। तो अब 4 लाख वाले का किराया ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है या 5 लाख वाले की ज़्यादा है? तो यानी आप इसलिए कह रहे हैं कि दुकान लेनी है अगर तो बड़ी अपने समझ इंटरेस्ट से। अपने बड़ी इंटरेस्ट से। बड़ी से नहीं, बड़ी का कोई लेना-देना नहीं। ये नहीं कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, अगर आपकी दुकान में आपके इंटरेस्ट में वो आती है, तो 100% लेनी चाहिए। अगर आपके इंटरेस्ट में नहीं आती, आप समझो कि सरोजिनी नगर वो दुकान बहुत चलती है, हुड्डा सिटी सेंटर में मॉल बहुत अच्छे से चलता है, तो बिल्कुल भी नहीं लेनी। अच्छा, मॉल की आपने बात की तो अब बड़े-बड़े शहरों में हम देख रहे हैं कुछ पिछले कुछ सालों में, कुछ-कुछ मॉल ऐसे हो गए लोग इन्हें ज़ॉम्बी मॉल कहते हैं। ये इतने खाली पड़े हैं। यहाँ दुकानें बंद करके लोग चले गए हैं, किराए पर कोई लेने आता नहीं है। ये मॉल करीब-करीब बंद होने की हालत में है और ये वो मॉल हैं जो कभी उस शहर की शान हुआ करते थे। ये क्वेश्चन अभी 2 मिनट पहले आपका था, मुझे दुकान लेनी चाहिए, अब आपने खुद ही उस बात का आंसर नहीं, कर कई दिया। ऐसे मॉल हो गए हैं जो बिल्कुल खाली हो गए हैं। हुँ। क्या क्या हुआ है अचानक से? सर, किसी भी मॉल की जो मेंटेनेंस है, वो आज की डेट में 25 से 30 रुपए स्क्वायर फीट की है। हुँ, और जो आपको शॉप मिलती है, हुँ, उसकी जो लोडिंग है वो 50% है। हुँ। यानी कि अगर आपने 1000 फुट की शॉप खरीदी, तो आपको जो शॉप मिलनी है 500 फुट मिलनी है। अच्छा। आपको जो यूजेबल एरिया है, जिस हाँ, पे आप काम कर रहे हैं, जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, हाँ। जो कारपेट एरिया है जिस पे आप अपना काम कर रहे हैं, वो आपको 500 फुट मिल रहा है। जो 1000 आपको स्क्वायर म फीट की दुकान खरीदी, मिलेगा 500 स्क्वायर 500 फीट फुट कारपेट एरिया। कारपेट एरिया जिसमें आप यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। मेंटेनेंस आपको 1000 फुट की देनी है। हुँ। तो कितनी बनेगी वो? अगर 30 रुपए तो 3 लाख रुपए, 30,000 रुपए ₹30,000 पर मंथ। पर मंथ की है। हुँ, अब 30,000 रुपए तो उसकी मेंटेनेंस है। उसके बाद उसके इलेक्ट्रिक बिल, पानी के बिल, आपके स्टाफ के बिल हुँ, और वहाँ गाड़ी की पार्किंग। हुँ, सबसे बड़ा चैलेंज है, दुकान वो चलती है जो एक्सेस। आप देखो छोले कुलचे वाले के पास भी भीड़ मिल जाती है। हुँ। अब किसी को छोले कुलचे 50 रुपए खाने तो मॉल में क्यों जाएगा? पहले वहाँ 50-100 रुपए वो पार्किंग फ़ीस देगा। पार्किंग फीस देगा, पार्किंग फीस के अलावा 2 घंटे ल डेढ़ घंटा खराब करेगा। हुँ, पहले गाड़ी लगाएगा, फिर बेसमेंट में जाएगा, फिर 3 मंजिल ऊपर जाएगा, हैं? और उसके बाद फिर से वापस जब आएगा तो फिर सारे प्रोसेस को करेगा। तो आपने कभी इस बात को नोट किया कि जितनी छोटी दुकानें थी, सब बंद होती जा रही हैं हुँ, खाने-पीने की। जितने छोटे हॉस्पिटल डॉक्टर थे, सब फेल होते जा रहे हैं। जितने छोटे आर्किटेक्ट थे, सब फेल होते जा रहे हैं। आने वाले समय में बड़े बिज़नेस चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? हल्दीराम पहले क्या बनाता था? खाली मिठाई। हुँ। आज हल्दीराम क्या बनाता है? पूरी बेकरी के आइटम बनाता है। पूरा खाने का आपको नॉर्थ इंडियन, रेस्टोरेंट साउथ इंडियन। पहले साउथ इंडियन जाने के लिए आपको अन्ना पे जाना पड़ता था डोसा खाने के जो लिए। उसके एक्सपर्टीज़ थी जिनकी। चाइनीज़ खाने के लिए चाइनीज़ स्टोर पे आप हाँ। किसी नेपाली कांचे को ढूँढते थे हुँ। कि मोमोज़ उसके अच्छे अब मिलेंगे। एक ही जगह पे सब मिल जाता है। बिस्किट के लिए बेकरी ढूँढते थे। आइसक्रीम के लिए फलाना आइसक्रीम वाला बंदा ढूँढते थे। जूस के लिए फलाना जूस वा तो ये सब चीज़ें एक ही छत के नीचे ले आए। हुँ, तो इससे क्या हुआ कि इनके चलने का कारण है कि आपको मल्टीपल ऑप्शन। जब आप फैमिली के साथ जाते हैं, मम्मी को तो सिंपल रोटी खानी है। अगर बच्चे से पूछा जाए तो उसको मोमोज और चाइनीज पसंद है। अगर खुद की बात करो, मैं तो हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं तो जो है साउथ इंडियन पसंद है। तो
एक ही छत के नीचे सब कुछ मिलता है, तो इनके रेस्टोरेंट चलने का ये कारण है। मतलब 4 आदमी हैं तो 4 अलग-अलग टाइप की डिश आएँगी। हाँ, आप देख लो, आप अपनी फैमिली का किसी दिन का भी हुँ। प्लान देख लो, जो आदमी जाता है, बच्चों की अलग चॉइस है, बच्चों को आइसक्रीम भी अलग चाहिए, आपको आइसक्रीम भी अलग चाहिए। ये तो बात दुकान की हो गई। आपने कहा दुकान में मैं ऐसे इन्वेस्ट नहीं करूँगा, बड़ा सोच समझ के जो मेरा इंटरेस्ट है तभी मैं इन्वेस्ट करूँगा कि ये धारणा कि भाई दुकान खरीद लिए तो चल ही जाएगी, ये बिल्कुल गलत धारणा है। बिल्कुल। फ्लैट में लोग बहुत सारी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ लेकर रखते हैं, वहाँ से खूब सारा किराया लेते रहते हैं, उनका घर चलता है। कुछ लोग तो कई लोग ऐसे हैं बड़े शहरों में जिनका तो घर ही चल रहा है किराए की इनकम से। आप कह रहे हैं फ्लैट भी नहीं लेना? कोई बात नहीं। मैं अगर आपका होम टाउन पूछूँ तो बता सकते। अहमदाबाद, अहमदाबाद। आप अहमदाबाद से दिल्ली, दिल्ली कब आए? नोएडा 16-17 साल पहले, आज आपकी उम्र कितनी हो गई? 38। 38। तो हम 15 साल पीछे चले जाते हैं, हुँ, कि जब आप 16-17 साल के थे, तो जहाँ पे आप अहमदाबाद में रहते थे, हुँ। मुझे नहीं पता या रहते नहीं थे, आप अपने दिमाग में ये विज़न लगा लो, और ये हमारे सारे व्यूअर लगा लें, सब सोचें इस बात को, कि सबसे अच्छा घर या सबसे अच्छी कॉलोनी जो आपको लगती थी, जो आपका सपना था, 15 साल पहले वहाँ वो कैसा लगता था और कितने घर थे? बताओ, आप बताओ। व्यूअर अपने-अपने बताएँगे। नहीं, उस समय के लिहाज से काफ़ी घर थे वहाँ पर, ये कितने थे? मैं नंबर में बताएँ। सब लाखों में होंगे? नहीं, किसी भी कॉलोनी में लाखों में घर नहीं हो नहीं, सकते। उस एरिया की बात कर रहा हम हूँ मैं। जिस कॉलोनी में आप रहते थे, या जो कॉलोनी आपको पसंद है, या जहाँ पढ़ने जाते थे, या आपको लगा कि मामा का घर बहुत अच्छा है, या मौसी का घर बहुत अच्छा है, या बुआ का घर अच्छा है, या मेरा एक दोस्त है, फ्रेंड है, उसका घर बहुत अच्छा है, किसी तो एक स्पेसिफिक एरिया की आप बात करेंगे, वहाँ पे किसी की कि 1500-2000 मकान तो कम से कम मिलेंगे। कोई नहीं, आज की बात नहीं, हम 15 साल आप वहाँ पर उस समय भी हैं, थे, तो अगर 10 साल बाद कितने, अगर हम अब 15 थे, अब 10 साल में चले जाएँ तो कितने करते हैं? बढ़ गए होंगे। कितने हो गए होंगे? पहले 1500 बताया, 2000 बताया, अब कितने हो गए होंगे? अगर मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स वहाँ पर बन गए हैं, हाँ। तो कई नहीं सर, गुना। आप अंदाज़े से मत बताओ। हुँ, जो कॉलोनी आपके दिमाग में है, उसके एक्यूरेट नंबर बताओ। आप सोच के विज़न ये मत करो कि बन गए होंगे। जो भी आपकी, चाहे आप दिल्ली देख लो, जहाँ गुड़गाँव देख लो, जो आपकी निगाह में हो कि पहले इतने घर थे, आज इतने, जिसको आपने अच्छे से देखा है, जो आपकी चाहत रही है कि मेरा घर यहाँ, रीडेवलपमेंट के बाद वहाँ पर मुझे लगता है जहाँ 1500 मकान थे, वहाँ कम से कम 4 साढ़े 4 हज़ार मकान हो चुके होंगे। आज कितने होंगे? 4 साढ़े 4 हो गए होंगे जो अच्छा, पहले 1500 थे। तो वहाँ पे जिस एरिया में वो मकान थे, उस एरिया में ज़मीन कितनी थी? टोटल एरिया कितनी मिली? मान लो हम किसी सेक्टर की बात करते हैं, हुँ, या किसी ग्राम पंचायत की बात करते हैं, मुझे नहीं पता किसने क्या सोचा है, हुँ, या किसी नगर पालिका की बात करते हैं। हुँ, अगर वहाँ 1500 घर थे, हुँ, तो उसका जो क्षेत्रफल का जो एरिया आता है, मान के चलो कि 200 एकड़ जमीन थी। हुँ, ठीक है। ठीक है। अब आपने 1500 से घर 4000 कर दिए, पहले आपने 3000 कर दिए, फिर आपने 4000 कर दिए, हुँ, तो अब घर हो गए 4000। तो क्या जो 200 एकड़ जमीन थी, वो कितनी बढ़ी? वो तो वहीं की वहीं है। वो कम हो गई। हुँ, जो 1500 से 4000 घर बने, वो जगह कम हो गई। हुँ, ये तो आपने खाली घर बताया, हो सकता है कुछ और भी डेवलपमेंट हुई हो। हाँ, तो कम क्या हुआ? ज़मीन। ज़मीन कम हो बढ़े गई। क्या? फ्लैट। हुँ, तो क्या लेना चाहिए? फ्लैट में क्या है, जब आप पैसे लगाते हो किसी चीज़ के ऊपर, हाँ, जब आप कोई फ्लैट खरीदते हो, तो मैक्सिमम पैसे आपके कंस्ट्रक्शन में जाते हैं। हुँ, कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन सिविल वर्क आ गया, इंटीरियर आ गया, फायर आ गया, प्लम्बिंग आ गई, उसकी जो क्लब की मेंटेनेंस आ गई, पूल की मेंटेनेंस आ गई, जो उसका एम्बियंस है उसकी आ गई, जो लिफ्ट है उनकी आ गई। हर एक चीज़ की एक एज है। हुँ, लिफ्ट की एक अपनी एज है, फायर सिस्टम की अपनी एज है, प्लम्बर की प्लम्बिंग की अपनी एज है, इलेक्ट्रिकल की अपनी एज है, और एज के साथ एक्सपायरी भी है। बिल्कुल है। आप किसी भी चीज़ की, इलेक्ट्रिकल की लगा लो, पंखे की लगा लो, क्या जो पंखे आप पहले 25-25 साल पहले 40-40 किलो के पंखे थे, आप कहीं लगे देखते हो? नहीं देखते, सवाल ही क्योंकि नहीं। वो एक्सपायर हो गए। तो जो उनकी एक्सपायरी थी, मान लो किसी चीज़ की एक्सपायरी 25 साल है। अब हम एक और सवाल करता हूँ मैं आपसे, मैं व्यूअर से भी करता हूँ, कि जो घर आपने, सोसाइटी आपको 25 साल पुरानी आज आप देख रहे हो, हाँ, और कोई सोसाइटी अब 40 साल पुरानी देख रहे हो, क्या आप उसमें रहना पसंद करोगे? आज अब आपको जाना पड़े, आज नहीं में जाओगे, हुँ, तो क्या जो 25 साल की पहले उसने सोसाइटी बनाई थी, उसमें ईंट नहीं लगाई, सिविल नहीं लगाया, गारा नहीं लगाया, या क्या सब कुछ था। सब कुछ नहीं, तो उसकी एज खत्म हो गई। हाँ, तो उस बिल्डिंग में, उस एज में डेप्रिसिएशन आया। हाँ, और जमीन में क्या डेप्रिसिएशन? जमीन की कोई एज है? नहीं, कोई एक्सपायरी डेट है? ना तो जमीन एप्रिशिएट हुई या डेप्रिशिएट हुई? एप्रिशिएट हुई। तो जो आपने फ्लैट लिया, आपने मान लो 2000 फुट का उस समय फ्लैट लिया, हुँ, या आज फ्लैट लिया, तो आने वाले 20 साल में जब उसको तोड़ने का या उसको रेनोवेट करने का मौका आएगा, उस घर में, सोसाइटी में 500 लोग रहते हैं, 500 आदमी को इकट्ठा करना और 10 मेंढकों को एक साथ इकट्ठा करना, हो सकता है 10 मेंढक तो इकट्ठे हो जाएं, 500 आदमी एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। इकट्ठे नहीं हो सकते, तो आपका क्लैरिटी नहीं हो सकती कि मुझको नई सोसाइटी क्या चाहिए। फिर क्या हुआ, एक बहुत बड़ा प्लेयर आएगा,
हुँ, हो सकता है कोई पॉलिटिशियन हो, कोई बहुत बड़ा बिल्डर हो, जो एक डंडे से सबको हाँकेगा। हुँ, आपके पास कोई चारा नहीं होगा छोड़ने के अलावा। और जब आपको पता लगेगा जो आपने 2000 फुट का फ्लैट लिया था, अगर आज किसी से आप 200 गज का प्लॉट लेते हो तो उसको फीता मार लेते हो, भाई इसकी लंबाई चौड़ाई बता कितनी है। आज किसी से 1 किलो सामान लेते हो जाके किसी दुकानदार से, तो कांटे पे तौल के दिखाता है, भाऊ जी 1 किलो दिया मैंने। हुँ, तो अगर उसमें 50 ग्राम भी कम हो तो आप कहते हो भाई इसको पूरा कर। आपने 2500 फुट का फ्लैट लिया, उसका सुपर आपको 1300 मिला, आपको पता ही नहीं है। आपको नापना ही नहीं आता कारपेट है कितना। और जब वो 2500 का 1300 मिला, चलो फिर भी आप रह गए 25 साल। जब 25 साल बाद जाओगे तो आपको लैंड वैल्यू को तो पता ही नहीं मेरा लैंड शेयर कितना है। हुँ, जो आपने फ्लैट लिया जिसमें लग्जरी आपने किराया खाया, इनकम खाई, सब आपको लैंड शेयर का तो पता ही नहीं है। पता लगे दोनों हाथ फैला के सो भी नहीं सकते, इतनी जगह भी नहीं मिली उसके अंदर। तो आपके पास उस दिन को अगर वहीं आपने 200 गज का प्लॉट लिया होता, तो 200 गज की प्लॉट की कीमत कितनी होगी होती? क्योंकि ज़मीन भी आपकी थी, जड़ भी अपना। अब आप सोच लो 25 साल पहले किसी रिलेटिव ने आपका प्लॉट लिया और उसकी क्या वैल्यू है? और जिसने फ्लैट लिया था 25 साल पहले उसकी क्या वैल्यू है? या जो कॉलोनी अभी आपने सोची थी, जो 25 साल पहले सबसे सुंदर घर था, उसकी आज क्या वैल्यू वो है? होगा ही नहीं शायद। तो अब तो उसे तो फिर आपको क्या लेना चाहिए? ये आपका सवाल था, आपका आंसर आपने खुद ही कर दिया। नहीं, बड़े हमारे अच्छे व्यूअर को भी आंसर मिल गया बड़े होगा। अच्छे तरीके से आपने समझाया। अब मैं दूसरे तरीके पे आता हूँ। जब ये आंसर सुनेंगे लोग, बहुत सारे लोग अब ये सोचेंगे, मान लीजिए उसे रहने के लिए घर लेना है। कोई आदमी किराए पर रहता है अपनी फैमिली के साथ। उसने बड़ी मुश्किल से जोड़-तोड़ करके कहीं से कुछ थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, थोड़ा बहुत लोन ले लिया। अब उसके सामने ये सवाल है कि साहब मेरी नौकरी यहाँ पर है, मेरी दुकान यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ जाने में इतना समय लगता है। शहर में इस जगह पर अगर फ्लैट ले लूँ तो काम चल जाएगा। अब उसके सामने तो ऑप्शन ही नहीं है। अब ऐसे आदमी को आप क्या सलाह देंगे? ये प्लॉट में इन्वेस्ट करे या ये चुपचाप यही फ्लैट खरीद के रह ले? और अगर फ्लैट खरीदना ही मजबूरी है, तो फिर सिलेक्शन कैसे करे? देखो, मजबूरी का इस दुनिया में किसी का कोई इलाज नहीं है। हुँ, दबी मूसी कान कटाए। अगर एक मूसी 2 पार्ट के बीच में फँस गई है, तो उससे पूछा जाए कि तुझे तेरे कान काट दिए जाएँ, मार दिए, तो कहेगी कान कटवाए। हुँ, तो मजबूरी का कोई इलाज नहीं है। हुँ, लेकिन फ्लैट या प्लॉट या जो भी आप लेना चाहते हो, पहले आप अपनी नीड को एनालिसिस करो, जो अपने सवाल में आपने कवर कर दिया। मैं उसको थोड़ा-सा डिटेल में करता हुँ, हूँ। अपनी नीड कैसे समझो? आप खुद क्या करते हो? आपकी वाइफ़ क्या करती है? आपके मम्मी-पापा क्या करते हैं? आपके बच्चे क्या करते हैं? आने वाले बच्चों का क्या फ्यूचर है? पहले तो ये डिसाइड हो। फिर एक चार्ट बनाओ, उनकी इनकम ब्रैकेट लिखो। हुँ, फिर उनके खर्चे की ब्रैकेट लिखो, किसका कितना खर्चा है। फिर उनके आने वाले गोल लिखो। सारी दुनिया से पूछो कि तेरी ज़िंदगी का क्या गोल है? मेरे पास लग्ज़री गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास फ़ॉर्म, अरे भाई ये आउटकम है। अगर कुछ करोगे ये आउटकम है, ये गोल नहीं है। गोल ये है कि आप किसी की ज़िंदगी में क्या भला कर सकते हो जो आपके बिना ना हो। लोग आपको बरसों तक याद रखें। तो ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो जिससे आपके गोल डिसाइड हों कि मुझे अगले 5 साल में कहाँ जाना है, मुझे 10। फिर आप अपनी नीड देखो कि आपको जहाँ जाना है जॉब पे, वहाँ से मेट्रो नज़दीक है, रेलवे स्टेशन नज़दीक है या बस स्टैंड नज़दीक है, या बच्चों का स्कूल ज़रूरी है। आपकी ड्यूटी ज़रूरी है या बच्चों की ड्यूटी ज़रूरी है, या आपके पेरेंट्स की ड्यूटी ज़रूरी है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके नज़दीक जाएँ। अब रही बात उसके नज़दीक हम प्लॉट लें या फ्लैट लें या फ्लोर लें, जो आपका क्वेश्चन था। कोई भी सोसाइटी किसी भी अथॉरिटी की, मान लो हुडा की है, याडा की है, तो वहाँ पे जो फ्लैट की मात्रा है वो कुछ परसेंट है। कुछ परसेंट कॉमर्शियल है, कुछ परसेंट कम्युनिटी सेंटर है, कुछ जगह मंदिर के लिए छोड़, कुछ जगह रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए भी छोड़ी गई है। लेकिन आपका चश्मा खाली फ्लैट तक जा रहा है, उस प्लॉट तक जा ही नहीं रहा, क्योंकि आप सोसाइटी में देख रहे हो तो वहाँ चारों तरफ सोसाइटी है। अगर आप गाड़ी उठा के उसके सराउंडिंग 1 किलोमीटर घूमेंगे तो आपको रेजिडेंशियल प्लॉट भी 100% मिलेंगे। आपके बजट में नहीं आ रहे, मान लो वहाँ पे बजट ज़्यादा है और फ्लैट आपको सस्ता मिल रहा है, तो उसी प्लॉट पे बने हुए फ्लोर जिसमें 3 फ्लोर बने हैं, 4 फ्लोर बने हैं, तो आप फ्लोर ले लो। तो कम से कम अगर आपने 4 फ्लोर की बिल्डिंग ली तो 25% शेयर वैल्यू तो मिली। हुँ, आपने 200 गज का प्लॉट लिया तो 50 गज के तो मालिक हो गए आप। हुँ, 300 गज का प्लॉट लिया, 3 फ्लोर थे, 33% 100 गज के मालिक तो हो गए। तो कल को कोई ऐसी स्थिति है तो कोई ये तो बताइए मैं 100 गज का मालिक हूँ, फ्लैट में तो ये नहीं पता कितने का मालिक हूँ। और पैसे सारे आप उसके एमबीएच के दे रहे हो। फिर आप कहते हो जी मेरा मन वहाँ लगता है, तो मन का कोई जवाब नहीं है। वो लग्ज़री है, लग्ज़री की कोई कीमत नहीं होती। आप एक गाड़ी लाते हो शोरूम से, घर आके पैसे तोड़ देती है। एक एप्पल का सबसे महँगा फ़ोन खरीद के लाते हो, घर आके पैसे तोड़ देता है। एक आप कोई सस्ती चीज़ मारुति की छोटी-सी भी ले आते हो, उसके पैसे नहीं टूटते। क्या कभी प्लॉट के पैसे टूटे हैं? किसी भी प्लॉट के आपने ठीक लोकेशन पे लिया हो, तो ये प्लॉट एक ऐसा एसेट है जो कभी भी आपको लॉस नहीं देता। हुँ।
लग्जरी की कोई कीमत नहीं है। लग्जरी में आपको क्या पसंद है, जैसे अभी हम ढाबे की, एक आदमी 5 रुपए की 10 रुपए की चाय ढाबे पे पीता है और चाय पीता है, उसको मज़ा आता है, कहता है अरे एक और बना दे। और वही आदमी किसी 5 स्टार में जाके पीता है, 500 रुपए की चाय पीता है, तो 500 रुपए की चाय पीता है, चाय अलग आती है, चीनी अलग आती है, चाय पत्ती अलग आती है, दूध अलग आता है, जब तक उसको मिलाता है वो ठंडी हो जाती है, पीने का भी मज़ा नहीं आता, लेकिन फ़ोटो उसकी लगाता है। क्यों? लग्ज़री दिखाता है। आज मैंने जी मैरियट में चाय पी, चाय पीने का मज़ा ही कुछ आ गया। वो अंदर से दिल को पता है कि चाय तो 10 रुपए वाली पसंद है, लेकिन 10 रुपए वाली फ़ोटो नहीं लगाता। तो वो लग्ज़री है। लग्ज़री पे कितने पैसे खर्च होते हैं इस बात का कोई पैमाना नहीं है और कोई कीमत नहीं है। एक आदमी एक शर्ट डालता है 500 रुपए की, एक आदमी उसी शर्ट को 5000 रुपए की डालता है। तो ऐसा थोड़ी कि 5000 रुपए वाली शर्ट 20 साल चलती है। हो सकता है 5000 वाली शर्ट 5वीं बार डालने में भी अच्छी ना लगे। आप उससे ज़्यादा पैसे उसको ड्राई क्लीन पे लगा दो। हुँ। तो लग्ज़री की कोई कीमत नहीं है। आदमी को अफोर्डेबल चीज़ लेनी चाहिए हमेशा, अगर ग्रोथ माइंड की तरफ जाना है। अब आप जब फ्लैट्स और वहाँ पर बनी हुई दुकानों के बारे में इतना बोल रहे हैं, तो जिस क्रैश की मैं शुरुआत में बात कर रहा था, वो क्रैश शायद इसी तरफ इंडिकेट करने की बात मैं कोशिश कर रहा था कि प्लॉट और ज़मीनों में तो नहीं, लेकिन जो इतनी तेज़ी से जिन फ्लैट्स की कीमत बढ़ती जा रही है और उनके आसपास मॉल या सोसाइटी के अंदर ही बने हुए जो कमर्शियल टावर्स हैं, जहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में उनकी कीमतों में कोई बड़ा क्रैश हो सकता है? या आपको लगता सर, है नहीं, वहाँ पर भी क्रैश अगर का कोई चांस नहीं नहीं, है? नहीं, बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है। जब आप कोई फ्लैट लेते हो या कमर्शियल लेते हो, आप उसकी ओरिजिनलिटी में नहीं जाते। आप क्या देखते हो? उसका ब्रोशर, बिल्डर के सपने, गूगल पे चेक करते हो, आपके यूट्यूब पे उसकी वीडियो आ जाती है, आपके फ़ोन पे वीडियो आ जाती है, जो दूर-दूर तक असलियत नहीं होती। ज़मीन जो एक असलियत है। अगर आपको फ्लैट लेना पड़े और आपकी मजबूरी है, तो आप फ्लैट लेने से पहले वहाँ की जाके टोटल चेक करो कि कितने फ्लैट हैं। और 99% वैसे तो 110% कोशिश करो रेडीमेड प्रोडक्ट लो। कभी भी बनता हुआ मकान मत लो आप कोई। कह रहे हो अंडर कंस्ट्रक्शन और लेना ही नहीं चाहिए। रेडी टू मूव वर्सेस अंडर कंस्ट्रक्शन, क्या अंडर करना है? कंस्ट्रक्शन लेना ही नहीं चाहिए कभी भी। हमेशा रेडी टू मूव लेना क्यों? चाहिए। बहुत अच्छा सवाल करा के। आपकी मैरिज कितने समय पहले हुई? 2018। 2018। तो जो आपने अपना जो सूट लिया, हुँ, जो दूल्हे वाला जो भी शहनाई पहनाई या कोट पहना, तो कितनी देर में पसंद किया आपने? मुझे लगता है 2 घंटे में। 2 घंटे में। वाइफ का जो लहंगा पसंद किया, वो कितनी देर में किया? 5-6 दिनों में, 5-6 दिनों में। अब आपको अपनी मेड के लिए कपड़े लाने थे, वो कितनी देर में पसंद किए? 15 मिनट में। तो ऐसा क्या फ़र्क था जो आपने वाइफ़ के कपड़े पसंद करने में 5-6 मिनट हुँ, 5-6 दिन लगा दिए और उसके कपड़े प अब आपने अपने रिश्तेदारों के लिए जो कपड़े लिए, ये मामा का, ये चाचा का, ये फूफा का, ये बुआ का, वो कपड़े सेलेक्ट करने में कितनी देर लगाई? थोड़ी और ज़्यादा देर लगेगी उसमें। अब पंडित जी के लिए भी एक कपड़े लेने थे, 2 कपड़े हिजड़ों के लिए भी लेने थे, उसके लिए कितनी देर लगाई आपने? वही 20-25 मिनट, भी 15-20 तो मिनट। आपने अपने पे तो 2 घंटे लगाए, हुँ, वाइफ़ वाले पे 5 दिन लगा दिए हाँ, और हिजड़ों वालों पे 10 मिनट, 20 मिनट लगा दिए, हुँ। मेड वाले पे 20 मिनट लगा दिए। तो इन दोनों में क्या फ़र्क था? बताएँ? हम अपनी पसंद का ख़्याल रखते हैं ना, हर चीज़ सोच कर। इंटरेस्ट, हाँ, आपका इंटरेस्ट था कि मैं कैसा हम लगूँ। किसी को जब दे रहे हैं तो उसकी शायद पसंद का या तो हमें पता नहीं है, तो हम उसकी पसंद का उतना ख़्याल नहीं रखते। तो आप क्या चाहते हो कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहा है? हुँ, बताएँ? तो उसमें इंटरेस्ट किसका है? प्रॉपर्टी आपकी बननी है, इंटरेस्ट किसका है? उसका। हुँ, तो उसका आपके लिए क्या इंटरेस्ट होगा, जो आप अपनी मेड के लिए देख रहे हो? कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई इंटरेस्ट नहीं। अब आप एक मिठाई लेने जाते हो या अगर पुरानी बात करें तो बिस्किट बनवाने जाते हो। एक आप सामने शो में आपके 10 बिस्किट लगे हुए हैं, आप सारे आधा-आधा ट्राई करते हो, हुँ, जो आपको अच्छा लगता है बोलते हो पैक कर दो। एक आप बेकरी पे जाते हो, भैया मेरे 2 किलो बिस्कुट बना दिए, उसको आटा भी दे देते हो, देसी घी भी देते हो जो दुनिया का सबसे बढ़िया आइटम है। आटा भी सबसे बढ़िया दे देते हो। जो सामान माँगता है सब बढ़िया दे देते हो और फिर जब बिस्कुट जैसे बन के आएगा वैसे ही खाना पड़ेगा आपको। हुँ, हो सकता है वो अच्छा और हो सकता है वो बहुत बुरा भी हो। लेकिन टेस्ट तो आपको वो पसंद था, वो तो मिलेगा ही नहीं। वो तो मिला नहीं। तो फिर फ्लैट आपको बिल्डर वो तो कैसे आपने देगा? सोचा था, मतलब वैसा ही कि अंडर कंस्ट्रक्शन में जो सोचा है वैसा कभी डिलीवर होगा नहीं। इसमें बहुत बड़ी बात है, मैंने छोटे से उदाहरण में ख़त्म कर दिया। हाँ, जब आप कोई फ्लैट लेते हो, आपको फ्लैट का पोज़ीशन मिलता है 2 साल में। ज़्यादा भी लग सकता है। 2 साल तक आप उसके अपने 90% आप पैसे दे चुके होते हो। हुँ, आप पूरी तरह फँस चुके होते हो और उस 2 साल में जब भी आप किसी के बर्थडे पे, किसी के घर के मुहूर्त पे, किसी के जागरण पे जाते हो, तो उसका मकान जाके, "अरे वाओ! इतना सुंदर बाथरूम। हुँ, अरे ये तो बेडरूम कमाल का, मेरा बेडरूम है।" तो आप अपने दिमाग में उसकी एक पिक्चर क्रिएट कर लेते हो हुँ, और 2 साल में जब आप अपने फ्लैट पे जाते हो, आपको फ्लैट ही नहीं मिलता। हुँ।
आप बिल्डर के चक्कर काट रहे हो तो, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हो तो, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हो तो बिल्डर के लिए, वहाँ सारी RWE इकट्ठी करके स्कीम बनाई जा रही है कि कैसे बिल्डर से लिया जाए। कोई सरकार पे कंप्लेंट कर रहे होते हो, पता लगा बिल्डर ने 2 की जगह 3 साल लगा दिए। 3 साल बाद जब आपको फ्लैट दिया, भगवान के आगे आप हाथ जोड़ते हो, हे भगवान फ्लैट मिल गया यही बहुत है, तो बीवी आप कहती हो मेरी तो सारी जिंदगी खराब कर दी आपने। श्वेता का घर देखा था कैसा था, है? हमारा साथ वाला घर देखा कितना सुंदर है, मेरे लिए तो यही घर बना था। फिर आप कहते हो भगवान बहुत मुश्किल मिला है, फिर वो भी शांत हो जाती है, उसको पता है बहुत मुश्किल मिला है। तो आप अंदर से जगजोड़ हो जाते हो, अपने आप को कोसते हो कि इतने पैसे लगाने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला, और एग्जिट का आपके पास रास्ता नहीं होता क्योंकि आप 90% पैसे दे चुके होते हो। तो अब आप बताओ कि आपको रेडीमेड ठीक था या अंडर कंस्ट्रक्शन ठीक था? यानी चाहे थोड़ा महंगा ही मिले लेकिन जाना आपने रेडी टू मूव में ही है। महंगा नहीं मिलता, इसके ऊपर भी बहुत बड़ी डिबेट है। हाँ, ये भी अगर किसी ने हमारा मौका लगा कर वेवर हमारे को लिखेंगे तो ये मैं महंगे और सस्ते की भी कैलकुलेशन बताऊंगा, जो महंगा दिखता हो महंगा नहीं है, हाँ, वो भी मैं आपको समझाऊं। ठीक है। भारत के रियल एस्टेट का सबसे बड़ा झूठ क्या है जो बायर को बेचा जाता है? अगर आप आज कुछ खरीदने जा रहे हैं तो आपको कौन-सा ऐसा झूठ है जो अगर आपसे कोई कहे तो आपको देखते ही पकड़ लेना है कि यहाँ मैं बहुत भारी फँसूँगा। ये सबसे महँगी गलती होने वाली है मेरी। देखो, जो बेचा जाता है वो होता है सपना, हुँ, और सपना कभी सच नहीं होता। सपना तो सपना ही होता है, वो एक ना एक दिन टूट जाता है। हुँ, अब आप जिसे आप लेने जा रहे हो, ये आपको अपने दिमाग से पूछना है कि मैं सपना खरीद रहा हूँ या रियल में खरीद रहा हूँ। थोड़ा एग्ज़ाम्पल देके अगर समझाइए। आप रियल में कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो जाकर रियल चेक करें। जो चीज़ आपको बता रहा है, जितने स्क्वायर फीट की बता रहा है, जो लोकेशन बता रहा है, क्या वो आपकी नीड में आ रही है या नहीं आ रही? आप अपनी नीड, जो मैंने पहले भी बताया, कि अपनी नीड को एनालिसिस करें कि आपकी ज़रूरतें पूरी कर रही है या नहीं कर रही। हुँ, पता लगे जो ज़मीन आप ले रहे हो वो मास्टर प्लान में है ही नहीं, हुँ, वो डूबत की जगह है। हुँ, हमारे यहाँ फ्लड जोन में आ जाती है। बिल्कुल। डूबत को अलग-अलग भाषा में क्या कहा जाता है। जहाँ पर कंस्ट्रक्शन ही अलाउड नहीं है। जहाँ कंस्ट्रक्शन ही अलाउड नहीं, आप वहाँ जाके ले रहे हो। क्यों ले रहे हो? अरे भाई यहाँ तो बहुत सस्ती मिल रही है। हुँ, अरे मकान भी बहुत सारे बने हुए हैं। अरे यहाँ गुप्ता जी की दुकान तो समोसे वाली गजब चल रही है, आप उसकी दुकान देख रहे हो, उसका ना मास्टर प्लान देख ही नहीं रहे। हुँ, तो जो भी चीज़ लो उसको जाके ग्राउंड लेवल पे चेक करो। हुँ। सबसे पहले मास्टर प्लान चेक करो कि जो जगह आप लेना चाह रहे हो, वो जगह वो है भी या नहीं। जैसे कि? जैसे आप रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदना चाह रहे हो, हुँ, और जो आपको प्लॉट बेचा जा रहा है वो जगह फॉरेस्ट की आती है, अच्छा। या वो डुबत की आती है, हुँ, या वहां से हाईवे निकलना है, या वो फ्री जोन है, कुछ कर ही नहीं सकते आप, हुँ। या इंडस्ट्रियल जोन है, आपने वो जगह तो इंडस्ट्री की आपको सस्ती मिल रही है। और सबसे आसान तरीका क्या पता करने का? सबसे आसान तरीका मास्टर प्लान। हुँ, किसी भी सेक्टर का, किसी भी शहर का पूरा मास्टर प्लान होता है, और वो जो भी अथॉरिटी में आप जाएं, हर अथॉरिटी में मिलता है। मिल आजकल तो जाएगा। ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑनलाइन अवेलेबल है। आजकल हर जगह, हम मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम दिल्ली NCR की बात ज़्यादातर करें इलाकों में तो है। सब जगह ऑनलाइन अवेलेबल है। हुँ, फिर मास्टर प्लान के बाद उस सेक्टर का प्लान, हुँ, जिस सेक्टर में आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हुँ, हो उसका प्लान है। फिर उसके बाद उस प्रॉपर्टी का प्लान है हुँ, कि जो प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे हो उसका क्या प्लान है। पता लगा वो पास तो ये 16 मंजिल, आप 24वें मंजिल पे जाके ले रहे हो। हुँ। भी जो बिल्डर ने बनाई, जो फ्लैट की भी बात कर रहे थे, या आप फ्लोर वो की बात बिल्डिंग कर। अप्रूवल ही 16 फ्लोर हुआ है। हाँ, और आपको उसने 26वाँ फ्लोर बेच 26वां दिया, फ्लोर जो जो कभी बनना नहीं, जो कभी बन भी गया तो टूटना है। वो टूट रही है। हाँ, वो क्या देगा आपको? स्वपन वादा देगा हुँ, कि भाई साहब मैं इसका ओसी करा के दूंगा। तो आप पैसे खरीद रहे हो, पैसे दे के चीज ले रहे हो। आपके पास दो ऑप्शन है। हुँ। आप कितने भाई बहन है? मेरी एक बहन है, एक बहन है। क्या नाम है उनका? रुचि। रुचि। अब रुचि आपकी बहन है, चाहे आप चाहो चाहे आप ना चाहो, चाहे वो अच्छी है आपके लिए, चाहे आपके लिए बुरी है, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? उससे बातचीत बंद कर सकते हो, क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपकी बहन है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। हुँ, अब एक और बहन है आपकी, वो आपको राखी बांधने आती है, हुँ, वो आपको बहुत अच्छी लगती है, हुँ, आपके उससे विचार भी मिलते हैं, आप उससे बिजनेस की भी बातें करते हो। हुँ, जितनी बात रुचि से नहीं उतनी उतनी उससे 4 गुना ज्यादा बात उससे होती है। क्यों? रुचि तो भगवान ने आपको दी है, जैसी है वो वैसी है। हुँ, और जो दूसरी बहन आपने बनाई है वो आपने अपनी मर्जी से चूज करके बनाई है। हो सकता है वो आपके साथ कॉलेज पढ़ती हो सकता है हुँ, आपके साथ स्कूल पढ़ती हो सकता है आपके बिजनेस में साथ दे रही हो। जब आपकी वाइब उससे मैच करी, आपको लगा कि इसके साथ मैं कंफर्टेबल हूं, तो आपने बनाया। तो या तो आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है, जैसी आपको मिली आपको रखनी पड़ेगी, आपके दादा से, वो तो मजबूरी है आपकी। जब आप पैसे दे के चीज ले रहे हो तो ऐसी चीज क्यों ले रहे हो भाई? हुँ। आप पैसे दे के चीज खरीद रहे हो तो ऐसी चीज क्यों ले रहे हो जिससे आपकी वाइब ही नहीं मिलती?
तो आपके एक्सपीरियंस में सबसे बड़ी गलती जो बायर करता है वो यही होता है कि जो सपना बेचा जा रहा है वो सपना खरीद लेता है सपना नहीं चाहिए। और रियलिटी के बारे में पता नहीं करता। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बिल्डर हों चाहे ब्रोकर हों, हम्म। वो आपसे सबसे ज़्यादा छुपाते हैं। क्योंकि जो पहली बार प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है उसे 50 ऐसी चीज़ें होंगी जो पता नहीं होंगी। सर, सबसे मेन प्लान होता है ग्रोथ, और मास्टर प्लान में सब कुछ पता लगता है कि इसकी आने वाली ग्रोथ क्या है। हुँ, और जो ग्रोथ पे जो हमारे ब्रोकर भाई हैं या जो कंसल्टेंट हैं, सबसे पहले वो ऑफिस बना के बैठते हैं, सबसे पहले वो लेके बैठते हैं। हुँ, तो रेटों का डिफरेंस ज़्यादा रहता है, तो हर आदमी को स्वप्न जो दिखाया जाता है वो कच्ची जगह दिखाया जाता है जब उसको पैसे ज़्यादा बचते हैं। हुँ। मान लो आप किसी लड़की का रिश्ता करते हो, तो होने वाले दामाद को कैसे चेक करते हो? बताओ। कई सारे पैरामीटर्स हैं उसको चेक करने के। बताओ, एक दो। उसके घर परिवार को देखा जाता है, जहाँ वो काम करता है, जिस तरह की उसकी शिक्षा है, जिस तरह के उसके दोस्त हैं, उसका परिवार, रिश्तेदार, सब अब चीज़ें मैं ये चेक रोकता होती हूँ हैं। फिर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेने जाते हो, प्रॉपर्टी आपको बाद में मिलती है, हुँ, पहले क्या मिलता है? कंसल्टेंट मिलता है। कंसल्टेंट मिलता है। अगर आप जैसे कन रिश्ते के लिए चुन रहे हो, अगर आप कंसल्टेंट चुनने में इतना दिमाग लगा लो, हुँ, तो प्रॉपर्टी में धोखा नहीं हो सकता। तो अच्छा कंसल्टेंट कैसे चुनें? अच्छा कंसल्टेंट का बहुत अच्छा सवाल है आपका। अच्छे कंसल्टेंट के लिए, जैसे अभी आपने रिश्ते की हमने बात करी, नंबर एक तो बात व्यवहार से पता लग जाता है, लेकिन हर आदमी अपने आप को अच्छा बताता है। भई जैसे आपको 2-4 करोड़ का माल बेचना है, वो मीठी बात ही करेगा? मीठी बात ही करेगा। मीठी बातें मीठी सच्ची नहीं होती। हुँ, नंबर एक तो मीठी बातें सच्ची नहीं होती। हुँ, जो आदमी जो आप बात कहोगे उसको हाँ करता रहेगा तो वो झूठा ही है। हुँ, जो आपकी बात काटेगा, आपकी कंट्रोवर्सी करेगा, आपको जो चीज़ आप लेना चाह रहे हो, जब बताना चाह रहे हो, आपसे विवाद करेगा, तो वो आदमी आपको काटेगा नहीं, वो आपको सच्चाई से अवगत कराएगा। फिर मान लो आज आपके खेत में आलू होते हैं, हुँ। और वो आलू क्या रेट है आप कैसे बताओगे? बताओ। मार्केट से जाकर के देखेंगे, कैसे क्या रेट चल देखोगे? रहा है मार्केट कैसे में। देखोगे मार्केट में? 4 दुकानदार सब्जी मंडी जाओगे ना, जब 4 सब्जी मंडी में जाओगे तो 4 सब्जी के व्यापारी, 10 सब्जी के व्यापारी मिलेंगे, सबसे पूछोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। कंपैरिज़न ऐसे हो जाएगी। जब आप प्रॉपर्टी लेने जाओगे तो 10 कंसल्टेंट के पास जाओगे, हुँ, अलग-अलग जाओ, तो 10 कंटेंट कंसल्टेंट से जब आप बात करोगे तो आपको खुद को ही पता लग जाएगा कौन ठीक है और कौन गलत है। हुँ, दूसरी बात, उसका फ़ोन नंबर कितना पुराना है, उसके पास उसका स्टाफ कितना पुराना है, अच्छा। पता लगे। ऑफ़िस ही 4 दिन पहले बनाया है। हुँ, अगर किसी के पास 25 साल पुराना स्टाफ है, हुँ, या 25 साल पुरानी वो पार्टी से आपकी बात करा रहा है हुँ, कि ये इसको हमने 25 साल पहले प्लॉट दिया था, और वो कहीं आपस में इंट्रोडक्शन जानकारी निकल, तो उसकी वायबिलिटी बढ़ जाती है। चांस ज़्यादा होते हैं कि जो 25 साल पुराना ग्राहक लिया अभी दोबारा उसके पास आ रहा है और उससे अच्छे से बात कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है। रियल एस्टेट के मार्केट में आपके एक्सपीरियंस में जो लोग करोड़पति बनते हैं और जो बर्बाद हो जाते हैं, उनके बीच का सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है? लोकेशन और लीगल, 2 चीज़ें हैं। लोकेशन और लीगल? लीगल, जो ज़मीन जो है वहीं की वहीं रहेगी, कभी नहीं बदल सकती। जो ज़मीन जो भगवान ने दे दी वो वहीं की वहीं रहेगी। सिर्फ़ कौन बदलेगा? उसके पेपर बदलेंगे, उसका मालिक बदलेगा। तो पहले ज़मीन होगी लोकेशन, पेपर हो गए लीगल। अगर आपने लोकेशन में गलती कर दी, जैसे अभी हमने बताया कि मास्टर प्लान में आपने डूबत की जगह ले ली, तो आपने डूबना है, और वही जगह आपने किसी हाईवे मेन रोड पे ले ली तो आपके पैसे मल्टीपल हो जाने हैं। अगर उसकी लीगल ठीक है, तो चाहे आपने सोना ले लिया वही बेकार है। आप उसके मालिक ही नहीं हो, या उसमें कोई किसी प्रकार का डिस्प्यूट है जिससे आपने प्रॉपर्टी ले ली वो उसका मालिक ही नहीं है, या मालिक है तो उसकी डिमार्केशन नहीं है। मान लो आपने एक ज़मीन ले ली, वो 1 एकड़ की ज़मीन है, आपने उसमें से 300 गज जगह ले ली, तो वो 300 गज का मालिक तो है, पर कौन से हिस्से का है? हाँ। आपने देखा तो ये वाला हिस्सा है, उसका पीछे वाला हिस्सा, उसकी डिमार्केशन ही नहीं है। हुँ, तो वो लीगलिटी आती है। तो जब भी प्रॉपर्टी लो, प्रॉपर्टी से पहले कंसल्टेंट मिलता है, कंसल्टेंट को ढंग से चुनो। हुँ, अगर आपने कंसल्टेंट ढंग से चुन लिया, तो काफ़ी हद तक आप जोखिम से बच सकते हो। दूसरी बात, कोशिश करो आपके पास पैसे हों। मान लो आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो 1 करोड़ रुपए की, आपके पास सवा करोड़ रुपए हैं, फिर भी 10 लाख रुपए उस पे लोन लो। जब आप लोन लेते हो तो उस प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन बैंक भी करता है, आपसे ज़्यादा बेहतर करता है। 100% सही इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन आपसे बेहतर करता है, क्योंकि उसके पास वहाँ की पर्टिकुलर एजेंसी है, पर्टिकुलर लीगल टीम है, पर्टिकुलर वैल्यूएशन टीम है। आपको बैंक उसकी वैल्यूएशन भी बताता है कि इसकी वैल्यूएशन कितनी है, लीगल रिपोर्ट कितनी है, इसकी सर्च कितनी है, ये इसके कितने टाइटल चेंज हो चुके हैं, और ये किस जोन की ज़मीन है, सब कुछ बताता है। तो बैंक लोन भले ही आप 2 दिन बाद, 2 महीने बाद लोन चुका दो,
लेकिन वो लोन जितना एफर्ट्स आप कर रहे हो उतना एफर्ट्स बैंक आपके लिए करता है, जो आपकी सेफ्टी में बहुत ज़्यादा काम आता है। अच्छा, आपने बैंक की बात की, तो ऐसे कई केसेज़ आते हैं जहाँ पर बैंक से अप्रूव्ड है, बैंक से लोन मिल रहे हैं, फिर भी आगे चलकर प्रॉब्लम हो जाती है, वो केसेज़ क्या होते हैं? जिन बैंकों से लोन मिल रहे हैं वो नेशनलाइज्ड बैंक नहीं हो सकते, एसबीआई नहीं हो सकता, पीएनबी नहीं हो सकता, या जो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक है वो नहीं हो सकते, एलआईसी नहीं हो सकती। जिनसे लोन मिल रहे हैं या तो वो एनबीसी कंपनी है, या वो मल्टीनेशनल कंपनी है, या वो एक बहुत बड़ी, अब इसका खुलासा करना ठीक नहीं है, कई नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, तो कई चीज़ें मिली भगत से भी होती हैं। तो जब आपको लोन कराने के लिए पैसे देने पड़े, हुँ, रिश्वत देनी पड़े, तो आप खुद ही गलत हो। हुँ। जिस चीज़ पे लोन अवेलेबल नहीं है और आप लोन कराने के लिए रिश्वत दे रहे हो, या किसी को पैसे दे रहे हो, या डीलर को दे रहे हो, मैं आपका काम करा दूंगा। अरे भाई, काम होता तो सही वैसे ही हो जाता ना, सरकार लोन दे रही है, मैनेजर थोड़ी लोन दे रहा है। आपको जो बैंक से लोन मिल रहा है वो मैनेजर दे रहा है या बैंक दे रहा है? आप पैसे किसको दे के आ रहे हो? मैनेजर को। तो आप खुद ही गलत कर रहे हो। हुँ। आप अपने आप को खुद धोखा दे रहे हो। जैसे कुत्ता हड्डी काटता जाता है और सोचता बीच में, हाँ बहुत ब्लड आ रहा है, पता लगा खुद की दांत से ब्लड आया जा रहा है। वही काम आप खुद कर रहे हो। अगर किसी जगह पर कोई बैंक से अप्रूव्ड है, बैंक लोन दे रहा है, वहाँ पर बिजली का कनेक्शन भी है, पानी का कनेक्शन भी है, हम्म। तो मान लिया जाए कि 100% गारंटी के सब कुछ ठीक है? 100% गारंटी इस दुनिया में किसी चीज की नहीं है, भगवान को छोड़ के। हुँ। लेकिन काफी हद तक सेफ हो, मैक्सिमम चांस है आप सेफ रहो। यानी बिजली, पानी कनेक्शन और बैंक का लोन अगर मिल रहा है, तो कितने परसेंट चांस 70-80% कहेंगे, 90% कहेंगे? 80% आराम से कह सकते तो ये जो बचे हुए 20% है, वहाँ कहाँ गड़बड़ है? हैं। लीगल, मैंने अभी बताया ना, लीगल तो आपको चेक करनी है ना। हाँ। खाली बिजली के कनेक्शन से ओनरशिप थोड़ी मिलती है, पानी हुँ, के कनेक्शन से ओनरशिप थोड़ी मिलती है। पता लगे जो आपने फ्लोर लिया है, उस फ्लोर, वो फ्लोर पास ही नहीं है। हुँ, बिजली कनेक्शन तो मिल गया आपको नाम से, हुँ। प्रॉपर्टी के नाम से मिल गया, पानी कनेक्शन भी मिल गया, तो फ्लोर ही पास नहीं है वो। क्या ऐसा होता है कि रजिस्ट्री के बाद भी आपका मकान छिन सकता है? ऐसा कोई केस है? रजिस्ट्री के बाद भी मकान छिन सकता है, 100% छिन सकता है। कैसे? कैसे? जो अभी हम हिस्से की बात कर रहे हैं, जमीन की हम बात कर रहे हैं, कि आपने एक 300 गज का प्लॉट लिया, और जिस बंदे ने आपके नाम रजिस्ट्री कराई, उसने क्या रजिस्ट्री कराई कि 1 एकड़ में उसकी जमीन है, और उस जमीन में जो उसका हिस्सा है, 19वां हिस्सा है आपका। हुँ, उसने 1/19 जमीन का किला नंबर सब कुछ लिख के भेज दिया और आपके नाम रजिस्ट्री करा दी, हुँ। और आपने आज में मकान बना लिया। कल को दूसरे भाई ने आके केस कर दिया कि ये जगह तो मेरी है। तो आपकी ओनरशिप तो है 1/19, लेकिन उस हिस्से की तो नहीं है जहाँ आपने मकान बना दिया। और किस हिस्से की आपको पता नहीं है? किस हिस्से की आपको पता नहीं है। डबल रजिस्ट्री जैसी कोई चीज़ होती है, गड़बड़ हो जाती है कई बार? पहले तो अक्सर हो जाती थी, अब सरकारें बहुत कोशिश कर रही हैं इसके ऊपर कि डबल रजिस्ट्रियाँ ना हों। हुँ। सरकार की बहुत आग्रह, बड़ी जोर से प्लानिंग में चल रहा है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई गलती हो जाती है, तो उसको चेक करना आपका काम ज़्यादा है। हमारे देश में ज़मीनों को लेकर इतने सारे विवाद क्यों हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्लैरिटी कहाँ नहीं होती है? ज़मीन के ऊपर इतना विवाद कैसे आता है? कुलालचियों को शहर में ठग भूखे नहीं मरते। जब आदमी कुलालची हो जाता है, एक तो होता है लालची, एक होता है कुलालची। तो कुलालची क्या होता है? जो लालच में ये 3 करोड़ रुपए वाला माल 1.5 करोड़ रुपए में मिल रहा है, हुँ, वहां फंसता है। वो डेढ़ वाला तो होता ही, माल तो होता ही नहीं, वो हवा हवा होती है। जब आप किसी भी चीज की लीगल, लोकेशन, मास्टर प्लान सब कुछ चेक करो, तो आपको कभी धोखा नहीं मिल सकता। और जब भी कोई धोखा देता है, वो धोखा देने वाला मैक्सिमम आदमी अपना ही होता है। हुँ, बाहर का आदमी धोखा नहीं दे सकता आपको। अगर आप मान लो किसी दुकान पे घड़ी लेने जाते हैं, और घड़ी वो आपकी जानकार दुकान की है, और उस घड़ी के आपने उसने मांगा, आपने घड़ी देखी, घड़ी पसंद करी, कितने रुपए की है? वो कहता है बेचते तुम लाख रुपए की हैं, लेकिन हमारी ना 76,000 रुपए की आ रही है, आप 76,000 रुपए दे दो। हुँ। आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप उसको कह ले तो उसके 60,000 रुपये लगा दो, कोई झुक होगी, आपका अपना है। और उसने बात भी ऐसी कह दी। अब यही घड़ी आप किसी दूसरे दुकानदार के पास लेने जाते हो, वो कहता है जी ये 80,000 रुपए की, आप छूट के भाई 40 की देनी है? हुँ। कोई अगर नहीं देनी, तो आप वो दुकान छोड़ोगे, दूसरी पे चले जाओगे, दूसरी छोड़ोगे, तीसरी पे चले जाओगे। जब आप 6 दुकानें घूम जाओगे, तो आपको ये पता लग जाएगा कि इस घड़ी की कीमत जो है 52,000 रुपये है। हुँ। वो 76 तो पता ही गलत रहा। तो आप 52,000 रुपये की ले आओगे, तो आपके साथ धोखा नहीं होगा। जहां उसने कह दिया कि आप अपने के पास गए ना, तो आप छोड़ के आ सकते। अच्छा, आप कहो मेरे पास, अरे कोई बात नहीं भाई साहब, घर की बात, पैसे आ जाएंगे, आप ले जाओ।
पैसे अपने आप आ जाएंगे। अब आप ले आए हो, शर्म के मारे ना मना कर सकते ना हाँ कर सकते। तो जब भी कोई चीज लो, एक भगवान तेरा डाटा नहीं चाहिए, बाकी सबका डाटा चाहिए और क्लैरिटी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। बड़े-बड़े शहरों में हमने देखा है एक कॉमन चीज़ जो पिछले कुछ सालों में हुई जिसके बाद रेरा भी आया। बिल्डर बैंकरप्ट हो गया, बिल्डर दिवालिया हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में बायर के साथ क्या होता है? अभी तो हमने अंडर कंस्ट्रक्शन आपको मना करी, वो फिर तो आप लेनी तो ही नहीं है। फिर भी उसी क्वेश्चन पे आ रहे हो। हुँ, तो उसकी भी अगर आप प्रिकॉशन को, तो हर बिल्डर की अलग बात है। हुँ, कोई बिल होता क्या है, बिल्डर एग्रीकल्चर जमीन का टोकन देता है। हुँ। मैं आज पूरी प्रक्रिया ही समझ हाँ, आता हूँ, लेकिन इसमें कम से कम 2 से 4 मिनट लगेंगे। ठीक है। बिल्डर क्या करता है, जमीन का टोकन देता है हुँ, और जमीन का टोकन देते ही अगले दिन प्री लॉन्च कर देता है। बिल्कुल। प्री लॉन्च में लोगों से पैसे लेता है और उसको लगता है ये जमीन तो जो ली है मैंने 1 करोड़ रुपए एकड़ लिया, आगे वाली जमीन 70 करोड़ रुपए, इसको छोड़ के 70 लाख वाली में भाग जाता है। हुँ, फिर उसके पैसे इकट्ठा करता है, प्री लॉन्च तीसरे में भाग जाता है। आगे दौड़ और पीछे छोड़। तो जो बिल्डर ऐसे करता है, ऐसे बिल्डर के पास कभी नहीं जाना चाहिए। हुँ, जब भी अगर आपको कोई बिल्डर चलती हुई कंस्ट्रक्शन लेनी हो, तो उसके हुँ, पुराना रिकॉर्ड टेस्टिमोनियल की बात नहीं कर रहे हम, गूगल की बात नहीं कर रहे हुँ, कि आपने गूगल पर रिव्यू देख लिए या उसकी आपने पिक्चर पे उसके जो लोग उन सोसाइटी में ऑलरेडी रह रहे हैं, वहां जाके पूछो, वहां के गार्ड से पूछो, वहां का कॉमन एरिया जाके चेक करो, वहां की शाफ्ट के अंदर जाके झांको कि क्या हाल है इस बिल्डिंग का, जो बेसमेंट के अंदर जो कॉमन एरिया वहां जाके झांको। तो उससे बिल्डर की असलियत का पता लगता है कि ये बिल्डर हमारे को आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हुँ। जो पिछले वाले के साथ हुआ वही आपके साथ होगा। जो पिछले वाले प्रोजेक्ट उसने दिया है, जैसा उसने वैसे दिया है, आप समझो कि आपको उससे 10 पैसे कम मिलेगा। हुँ। अगर आप उस 10 पैसे कम लेने में तैयार हो, तो बिल्डर के पास जाओ, नहीं तो बिल्कुल भी। मैं थोड़ा-सा एरिया स्पेसिफिक बात करता हूँ। एनसीआर का भविष्य आपको क्या नज़र आता है? आप क्योंकि एनसीआर के मार्केट के एकदम एक्सपर्ट हैं। सो दिल्ली एनसीआर का मार्केट सबसे अच्छा इलाका कौन-सा लगता है? सबसे ज़्यादा फ्यूचर में जहाँ पैसा बन सकता है, जहाँ लोगों के लिए रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है, इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छी जगह है, रिटर्न के लिए सबसे अच्छी जगह है। ओवरऑल एनसीआर का भविष्य क्या नज़र आता है? आपके बच्चे कितने हैं? एक ये मैं सभी व्यूअर से पूछ रहा हूँ। कोई भी आदमी ये ना पूछे कि मैं सवाल कालरा साहब से पूछ रहा हूँ। ये एक सवाल सभी का है। हाँ, हर आदमी अपने हिसाब से सोचे और उसको आंसर उसी हिसाब से मिलेगा। ठीक है। कितनी उम्र है उसकी? 4 साल। 4 साल। आप क्या चाहते हो कि जब आपका बच्चा 25 साल का हो जाए, हुँ, तो वो क्या क्या बनना चाहिए उसको? जो उसकी मर्ज़ी हो। फिर भी एक मन में हर माँ बाप का सपना होता इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे है, लगता है इंटरेस्ट के हिसाब इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट से देखना चलो, चाहिए। अब अपने बच्चा 4 साल का बता दिया, मान लो अगर बच्चा 15 साल का हो, तो लगभग इंटरेस्ट का आदमी को पता लग जाता है। हाँ, पता चल जाता या मैं इस उदाहरण को चेंज कर देता हूँ, एशिया में किसी का भी बच्चा, है। हाँ। पूरे एशिया की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया की बात ही नहीं कर रहा, अच्छी आईटी में काम करता है, हुँ, अच्छी आईटी की पढ़ाई कर लेता है और अच्छी आईटी में टॉपर हो जाता है, तो वो अपनी जॉब ढूंढता है। हुँ, तो उसके लिए जॉब की ऑप्शन कहाँ कहाँ पे है? अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो यूएस है, यूके है, बाहर की बहुत सारी कंट्रियां हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो कितनी 10 कितनी से जगह? 15 शहर हैं 10 से गिन-चुन 15। के, तो 10-15 शहर में, कुछ नॉर्थ में है, कुछ साउथ साउथ में। में। अगर नॉर्थ की बात करें, तो सबसे पहले क्या चुना जाए? दिल्ली चुनेंगे। दिल्ली, नोएडा, गुड़गाँव। तो दिल्ली ने, तो आपने अपना आंसर दे दिया कि आगे फ्यूचर क्या है। अगर सब किसी भी चीज का फ्यूचर में, जब भी आपने कमर्शियल का सवाल पूछा था, मैंने तो भी आंसर दिया था। किसी भी चीज का फ्यूचर उसकी बिल्डिंग देख के, उसकी कंस्ट्रक्शन देख के या उसको प्लान देख के नहीं किया जाता। अगर बिल्कुल आने स्पेस वाली हाँ, इनकम, हाँ। कि उसकी आने वाली जनरेशन को इनकम कहाँ है, कहाँ एम्प्लॉयमेंट है, कहाँ जॉब है, कहाँ बिजनेस है। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी को अपनी होलसेल की कोई एजेंसी लेनी हो, तो मुश्किल से 6 शहर हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, सभी के हेड ऑफिस वहीं। सभी लोग वहीं आते हैं, यहीं से सबको प्लान दिए जाते हैं। तो जो लोग यहाँ आते हैं, वह यहाँ रुकते हैं। उन कंपनियों के सीएफओ यहाँ हैं, सीईओ हैं, हेड हैं। तो जब सबके सब एम्प्लॉयमेंट यहाँ है, हुँ। तो वो लोग रहने के लिए कहाँ जाएंगे? वो वहीं जाएंगे। तो जहाँ वो जाएंगे वहीं पे जमीन लेनी चाहिए। अगर आपको कंपैरिज़न करना हो हम्म, फ्यूचर के हिसाब से दिल्ली, नोएडा, गुड़गाँव, हम्म। कहाँ गुड़गांव सबसे बेस्ट है। क्यों? तो गुड़गांव जो है, नंबर एक तो 500 फॉर्च्यूनर कंपनियां आज की डेट में हुँ, एग्जिस्टिंग है हुँ, और 500 के प्लान प्लान में जो अगले 1 साल में आ जाएंगे। हुँ, दूसरी बात, एयरपोर्ट इतनी नज़दीक है कि जो मुश्किल से
आधे घंटे की डिस्टेंस में आपके पास सब कुछ अवेलेबिलिटी। हुँ, तीसरी बात, जो इतनी फॉर्च्यूनर कंपनियां हैं, इतनी रेंटल इनकम है, मेडिकल टूरिज्म हब बहुत बड़ा बन गया गुड़गांव में। हुँ, अगर किसी बंदे को दुबई में अपने दांत का इलाज कराना हो, तो यहाँ उतने में हार्ट का ऑपरेशन होने के बाद भी पैसे बच जाते हैं, उतने जितने में उनका दांत का इलाज होता है। हुँ, तो वहाँ की मेडिकल जो कंपनियां हैं या जो इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, जब इंश्योरेंस का प्लान आपको बेचती हैं, हुँ, तो वो कहते हैं कि अगर हम इतना प्रीमियम देंगे, अगर आप इंडिया में इलाज कराएं, अगर आप दुबई में इलाज कराएं, तो इतना, तो उस प्रीमियम में 6 गुना का डिफरेंस है। तो अब जो मेडिकल हब जो बन चुका है, जिसको मैं मेडिकल टूरिज्म का नाम दे रहा हूँ, वो क्यों दे रहा हूँ? तो जो मेडिकल का प्लान दिया जाता है, साथ में 2 आदमी कॉम्प्लीमेंट्री दिए जाते हैं। वहां पे खाली इलाज है, वहाँ इलाज के साथ 2 आदमी कॉम्प्ली, तो जो 2 आदमी उसके सहायक आते हैं, जिस दिन उसका इलाज चलता है, इलाज से पहले टेस्ट होते हैं, हुँ, टेस्ट के बाद 2 दिन रिपोर्ट का समय होता है। हुँ, तो 2 दिन में उसको कहता है जी, आज एक तेरे को ताज घुमाया जाएगा, हुँ, कल तेरे को जयपुर घुमाया जाएगा, आज तेरे को फलानी जगह घुमाई जाएगी या अमृतसर घुमाया जाएगा, तो उसको ऑप्शन दी जाती है। ठीक है। फिर इलाज होने के बाद फिर 6 दिन वो वहां रहता है। हुँ, तो वो जो साथ में साथी है, कहता है मेरे भी दांत में दर्द है, तो वहाँ इतने मेडिकल के हब बैठे हैं, इतने हेयर प्लांट के, मेडिकल के, फेशियल के, जो बाहर होना 50 गुना महंगे हैं, वो हुँ, सारे काम यहाँ कराता है। हर आदमी का प्लान होता है कि मैं इंडिया जाऊंगा, मैं अपना आंखों का चश्मा बनवा के लाऊंगा, मैं अपने हेयर ट्रीटमेंट करा के लाऊंगा, मैं अपना फेस का वो करा के लाऊंगा। तो ये सारी ऑप्शन यहाँ पे हैं। तो जब वो लोग आए, तो उनकी पेइंग कैपेसिटी हमारे से 6 गुना 10 गुना ज्यादा है। हुँ। तो क्यों ना गुड़गांव ग्रोथ कर। अगर आपके पास 3 करोड़ रुपए हों, तो आप उसमें गुड़गाँव में 1 फ्लैट खरीदना पसंद करेंगे या नोएडा, ग्रेटर नोएडा में डेढ़ डेढ़ करोड़ के 2 फ्लैट लेना पसंद करेंगे? ये क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, मैं फिर भी देता हूँ। ना मैं 1.5 करोड़ वाला पसंद करूंगा, ना मैं 3 वाला। मैं अपनी नीड को समझूंगा कि मेरी जरूरत क्या है। हुँ। अगर मेरी जरूरत नोएडा है, तो मैं नोएडा लूंगा, गुड़गांव है तो गुड़गांव लूंगा, अगर दोनों जगह नहीं है तो हरिद्वार है तो हरिद्वार लूंगा। जिस जगह पे मेरी नीड को एनालिसिस करी जाएगी, वहां लूंगा। ऐसे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। एक आखिरी प्रश्न है मेरा, रेरा बनने के बाद से आपको लगता है लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई हैं और जो ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए थी रियल एस्टेट के मार्केट में वो आई है या और कुछ किए जाने की ज़रूरत है? आपको अगर सजेशन देना हो आज सरकार को, तो आप क्या सजेशन देंगे? सर, इतने बड़े डिस्प्यूट, हुँ, इतने बड़े जोखिम, हुँ। इतने सालों से चलते हुए, थोड़े से समय में रेरा कैसे संभाल लेगा? ठीक काम कर रहा है? डायरेक्शन ठीक है? पहले से बेहतर है। बहुत अच्छा ठीक नहीं किसी चीज की कुछ नहीं होती, कोई हाँ। कंप्लीट, कोई मुकम्मल इस जहां में कुछ नहीं होता, हुँ, लेकिन पहले से बेहतर है। लेकिन आप खाली रेरा पे ट्रस्ट करके कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर्टी रेरा अप्रूव्ड है और मैं इसको ले लूं। आपको लीगल खुद चेक करना है, सारे काम खुद चेक करने हैं। रेरा एक आपको सहायक हो सकता है कि ये ठीक है, लेकिन खाली रेरा के भरोसे कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। देखिए मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं एक बायर के नज़रिए से, एक इन्वेस्टर के नज़रिए से सारे सवाल पूछने की कोशिश करूँ। लेकिन आपके पास क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा है। एक आखिरी बात जो आज आप कहना चाहते हैं जैसे अपना रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है उसे बेचना है या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, चाहे रहने के लिए लेना है, इन्वेस्ट करना है, पैसा बनाना है, कुछ भी करना है, जो रियल एस्टेट के मार्केट में किसी भी तरीके से जुड़ रहा है, जुड़ना चाहता है, प्लान कर रहा है। जो आपके दिल में एक बात है जो आप चाहते हैं कि सभी को जाननी चाहिए, वो क्या है? सर, जब भी कोई प्रॉपर्टी लो, हुँ, नंबर एक तो लोकेशन, मैंने ऑलरेडी बताया कि बिना लोकेशन के सब कुछ जीरो है। हुँ, सही समय पे सही किया हुआ काम तो मेहनत होती है, और गलत समय पे गलत किया हुआ काम मजदूरी होती है। जैसे कोई आदमी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और यूपीएससी की जो एक पर्टिकुलर उम्र है कि इस उम्र तक वो इसको अटेम्प्ट कर सकता है, इसको तोड़ सकता है, और वो उसने खूब कोशिश करी, लास्ट के वो 2 नंबरों से रह जाता है। तो वो दुनिया का समझदार आदमी तो हो सकता है, पर आईएएस अधिकारी नहीं हो नहीं है। सकता। अब उसके बाद वो कितने कोशिश कर ले, कितने समय, तो जीत किसकी हुई? समय की। हुँ, जीत किसकी हुई? समय की। कि सही समय पे अगर वो 2 नंबर से कम कंप्लीट कर लेता, तो हो सकता है वो अगले 56 साल तक या 58 साल तक आईएएस रहता। हुँ, तो समय का फेल हुआ, 1 साल में 56 साल का जीवन बदल दिया। ऐसे ही जब आप सही प्रॉपर्टी चुने, तो सही उसकी ग्रोथ को पहचाने कि यहाँ आने वाला क्या है, यहाँ क्या रोड आना है, क्या सीवरेज आना है, क्या हाईवे जाने हैं, क्या मेट्रो के प्लान हैं, क्या रेलवे के प्लान हैं, या क्या मेडिकल के प्लान है, या क्या इंडस्ट्री आ रही है।
उस प्लान के साथ आपका इंटरेस्ट किसमें है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आप पैसे लगाएं और लीगल को ध्यान रखें। आपको जीवन में प्रॉपर्टी में धोखा नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अक्सर लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं, कई डर रहते हैं, धोखा होने की बात होती है। और क्योंकि ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इसमें इतना सारा पैसा लगता है, लोग 50 बार अलग अलग जगह से पूछने के बाद भी बड़ी मुश्किल से फैसला लेते हैं, उलझे रह जाते हैं। मुझे लगता है आपकी बात सुनकर काफ़ी हद तक उन्हें क्लैरिटी मिल गई होगी। और अगर नहीं मिली है तो वो सीधे आपसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपके बारे में मिल जाएंगी लोगों को। और जो चाहते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना किसी भी तरीके से, चाहे रहने के लिए, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए, वो कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक बात व्यूअर को और कहना चाहूँगा, हमारे पॉडकास्ट से जो भी किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे को डीएम में लिख सकता है, और हमारे को बहुत खुशी होगी कि आपका घर बने, आप किसी जोखिम से बचें, आपके साथ होने वाला नुकसान ना हो पाए, या आपके परिवार का कोई आदमी फंसा हो और हमारी बात से निकल जाए, तो हमें उस बात की बहुत खुशी होगी, ताकि हमारा पॉडकास्ट करना सार्थक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया।